हाय गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। भाई की तबीयत ठीक हो गई है पहले से, मतलब पहले से काफी बेटर है। 2-3 दिन से अच्छी खासी खराब चल रही थी, आज बेटर है। सो आई होप एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। जस्ट क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, फटाफट से बताओ आई होप आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड आई होप आई एम प्रॉपर्ली विजिबल। जल्दी से बताया जाए, जरा जानकारी दे दी जाए। गुड इवनिंग दिव्या, दानियाल, तानिया, पारस, ऋतु, समीक्षा, अभिषेक, एकता, अनुभूति, आई एम डूइंग ग्रेट। परिधि, हाय रिद्धि, ऋतु, बहुत दिनों बाद मतलब क्या होता है भाई? डेली तो चल रही है क्लासेस, तुम बहुत दिनों बाद आई होगी बेटा। यहां पे डेली चल रही है क्लासेस। ऐसे मरने की स्थिति में भी व्यक्ति ने क्लासेस तो ली ही है। यस, आई होप एवरीथिंग इज गुड, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज परफेक्ट। सर सेट है सब, बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए, सेट होना चाहिए। सर डेली करंट अफेयर्स फॉर जुडिशरी के कहां से करें? साक्षी, डेली करंट अफेयर्स फॉर जुडिशरी अगर आप यूपीपीसीएस के लिए करना चाह रहे हो तो डेली अब मत करो, लेकिन अगर आप इन जनरल करना चाह रहे हो तो न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, उससे काम हो जाएगा डेली का। ठीक है, ओके, गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग ऑन वाईटी सर। ओह, थैंक यू सो मच अपर्णा, आपकी तबीयत ठीक है और मैं बहुत दिनों बाद हूं। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। टेकिंग रिकॉर्डेड सेशंस, ओके ओके, मैं बढ़िया, पहले से काफी बेटर हूं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। क्या हो गया था सर? तबीयत खराब। हाँ, रिद्धि पूछिए सर पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा ना इसका? हाँ, टेलीग्राम में मिलेगा। आरजेएस के लिए मेरे हिसाब से यार मंथली वाली अगर प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते जाओगे ना तो काम हो जाएगा, या फिर अगर 6 मंथली देखना है तो भी प्रतियोगिता दर्पण देख लो, उससे भी काम हो जाएगा। दैट वुड वर्क आउट फॉर यू। चलो भाई साहब, कैसे हो तुम लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। चलो, आज की क्लास में हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ 2022 को कवर करना है। मैं इस सेशन के बारे में पहले ही बता देता हूं कि इस सेशन में मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को कवर किया है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आपको लगे कि सर इसमें वो वाला जजमेंट तो नहीं है सर। अरे भाई, बिल्कुल हो सकता है कि इसमें वो वाला जजमेंट ना हो, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा सेशन है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स हैं। सीधी सी बात है, अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो तो जिन केसेस से आज मैं डील करने वाला हूं इनका आपका कहीं ना कहीं पाला पड़ सकता है। स्पेसिफिकली ये वाला जो सेशन होगा वो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स को वैसे भी बहुत सारे रीसेंट जजमेंट्स पूछे जाते हैं। तो ये पूरा सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आप लोगों का ये पूरा का पूरा सेशन होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी अ बिट लेंथी सेशन, लगभग 1 घंटे से थोड़ा ऊपर जा सकता है ये सेशन। तो स्टे काम, स्टे कंपोज्ड, आराम से, ठंडे दिमाग से, बढ़िया एकदम कोल्ड ड्रिंक नहीं, एकदम गर्मा गर्म कॉफी, एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठ सकते हैं। अगर वो ना करना चाहें तो इस सेशन की पीडीएफ जो है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी। ठीक, सो बहुत से केसेस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं, और ये सभी केसेस जो हैं ये कहीं ना कहीं आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन से कनेक्टेड हैं। सो ऑल ऑफ दीज केसेस आर कनेक्टेड टू योर जुडिशरी प्रिपरेशन। ठीक, सोर्सेज अगर आप पूछोगे तो सोर्सेज में तो मैंने बहुत सारे सोर्सेज रेफर किए, लाइव लॉ रेफर किया, एससीसी ऑनलाइन रेफर किया, बार एंड बेंच रेफर किया, बहुत से सोर्सेज हैं जहां से मैंने ये पूरी लिस्ट कंपाइल की है। तो सोर्सेज की टेंशन आपको लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं मैं उन्हीं को लेकर के आया हूं। तो आज हम 50 केसेस को डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इसका मैं पार्ट 2 लेकर के आऊंगा या पार्ट 3 लाऊंगा, नहीं, देयर इज ओनली गोइंग टू बी 1 पार्ट जिसमें मैं सारे केसेस को डिस्कस करूंगा। सारे केसेस के जितने पैरामीटर्स आपकी जानकारी के लिए जरूरी होंगे उन सबको भी मैं डिस्कस करूंगा। मतलब सिर्फ केसेस नहीं, उसका रेशियो भी डिस्कस होगा, रेशियो से कनेक्टेड और जितने नेक्सस वाले पॉइंट्स होंगे उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। सर ज्यूरिस्प्रूडेंस कब तक पढ़ाएंगे? आलोक कुमार पूछ रहे हैं। ज्यूरिस्प्रूडेंस अगर संकल्प बैच में पूछ रहे हो तो 2-3 तारीख तक खत्म हो जाएगा, और अगर यहां पूछ रहे हो तब तो रैपिड रिवीजन में जाएगा। रैपिड रिवीजन में जिस दिन हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस कराएंगे उस बात का तो खैर मजा ही अलग होगा, लेकिन अभी उसमें टाइम है। ठीक है सर, कल वाली क्लास की पीडीएफ नहीं मिली है। पीडीएफ मैंने शेयर कर तो दी थी, कल की क्लास की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम हैंडल पे शेयर कर दी है, जाकर के देख लो। अगर नहीं मिली होगी तो मैं एक बार चेक करके इस सेशन के बाद डाल दूंगा। और क्या सर, कुड यू प्लीज टेल कैन वी एक्सपेक्ट डीजेएस इन 2023? जयती, अभी जितना मुझे सुनने को मिल रहा है 2023 में डीजेएस नहीं होने वाला है, 2024 में होने वाला है, सुनने को यही मिला है। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो हो सकता है डीजेएस 2023 में हो जाए। ठीक, जितना हमें पता है हमने उतना बता दिया। ओके, मोस्ट वेलकम जयती। अगर आप कैप्स लॉक ऑफ कर दोगे तो भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है जी भाई साहब, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सर विल दिस बी यूजफुल फॉर JNK पीयर एग्जाम? यस समी सहरीश समी, यस डेफिनेटली
होगा, ये भी यूजफुल होगा क्योंकि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, आई गेस वाजिदा हैं, साइमा हैं, और भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि जेएंड के पीओ का एग्जाम लिखने वाले हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट सेशन। सो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, बहुत मस्ती होने वाली है। एंड एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछते जाऊं ना, उन क्वेश्चंस का आंसर आप देते जाइएगा। एक बार प्लीज इसे कंफर्म कर दो कि हाँ जी सर जी, जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर हम देते जाएंगे। फटाफट से जरा एक बार चैट बॉक्स में लिख करके बता दो, जल्दी से जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब, मतलब जो भी सर क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब हम सर दे देंगे। फटाफट से बता दो, देंगे सर? यस सर। हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम केसेस इन छत्तीसगढ़ एग्जाम? अपर्णा, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है, लेकिन 15-20 ठीक लगभग जैसा इन लोगों का पुराने समय में करामात रही है छत्तीसगढ़ की, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां से आ सकते हैं। सर ग्रुप का लिंक सेंड कर दीजिएगा प्लीज। अनिकेत कौन से ग्रुप का मांग रहे हो? अगर टेलीग्राम का मांग रहे हो तो टेलीग्राम का यही बता दूंगा। संकल्प सारथी का मांग रहे हो तो क्लास में आ जाना, ठीक है? हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। डू आई नॉट? हाँ, ये तो बात है सर। यूपी के लिए ये इनफ रहेगा फॉर ऑल जजमेंट टाइप क्वेश्चंस? ना सना, दिस इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर यूपी। यूपी वालों के लिए भी यूजफुल होगा, लेकिन यूपी वालों को क्या है ना, लेटेस्ट कमेंट्रीज के साथ साथ जो लैंडमार्क कमेंट्रीज है उनको भी पढ़ना पड़ता है, ठीक? तो उसका ध्यान रखना यार। जय तू पहले तू कैप्स लॉक बंद कर, वरना मैं मैसेज नहीं पढ़ूंगा तेरे, ठीक? सर छत्तीसगढ़ जुडिशरी के लिए लोकल लॉज आप देख लो, मैं ट्राई करूंगा, लेकिन कैप्स लॉक बंद कर लो प्लीज, कैप्स लॉक बंद कर लो, ठीक? टेलीग्राम की हैंडल मैं यहां पे बता दे रहा हूं। लो भैया, क्या तुम भी याद रखोगे? अनिकेत @दर्शनोपाध्याय_अनअकैडमी, इस पे जाओ, यहाँ पे सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। पूरा ज्ञान यहीं पे देता हूं मैं, पूरी क्लासेस, सारे शेड्यूल, सारे कोर्सेज, सारे ऑफर, सब कुछ यहीं मिलेगा, ठीक? ऐसा ये स्मार्ट लड़का आपको दिखाई देगा, बालों वाला नॉट टकला, तो यहां पे जाकर के इसको ज्वाइन कर लेना। ये टेलीग्राम हैंडल है, ओके? ऑफरिंग्स ऑफ द संकल्प बैच यहां पे आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। रिमेंबर टू यूज द कोड JW10 व्हेनेवर यू आर जॉइनिंग अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक प्लेटफॉर्म के बेनिफिट्स यहां पे आपको डेफिनेटली पता ही है। सो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में जाकर के इसको बताने की आपको कोशिश नहीं करूंगा, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। काम की बात करते हैं, सीधे केसेस पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नील ऑरेलियो न्यूज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब जैसा कि तुमने पहले ही कहा था कि तुम लोग मुझे बताओगे, जिस भी क्वेश्चन का आंसर मैं मांगूंगा उसका जवाब दोगे। तो मुझे जवाब दो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात की गई है? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात कहां पे की गई है? सर बिहार के बारे में। बिहार बहुत अच्छी जगह है अभिषेक, बिहार इज अ गुड प्लेस। बिहार का लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। बिहार में पटना है, बिहार में खानसर है। बिहार का जो कैपिटल है पटना, उसको पहले पाटलिपुत्र कहते थे। बिहार हमारे देश का एक राज्य है, बहुत अच्छा राज्य है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। काफी हमने काफी बिहार के बारे में बोल दिया मैंने, अब इससे ज्यादा क्या बोलूंगा बिहार के बारे में, ठीक है? गया भी है, हाँ ठीक है, बौद्ध गया भी है, यस, ठीक है? यस, फेयर इनफ। 16 के 4 में मिल रहा है, 15 के 5 में मिल रहा है, 16 के 4 में मिल रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही तगड़े। 16 का 4। अब ध्यान रखना, नील ऑरेलियो न्यूज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। भाई इसमें जो गाइडलाइन है उसको ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है? सुप्रीम कोर्ट पास्ड अ डिटेल्ड जजमेंट टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 27% ओबीसी कोटा एंड हैज पास्ड अनदर ऑर्डर गिविंग रीजंस फॉर नॉट स्टेइंग द एग्जिस्टिंग ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया फॉर द ऑनगोइंग एडमिशंस। हुआ क्या था कि नीट यूजी और नीट पीजी, ठीक है, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं मेडिकल कॉलेजेस के, जैसे क्लैट होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जैसे आईआईटी जेईई होता है आईआईटीज के लिए, जैसे कैट होता है आईआईएम्स के लिए, वैसे ही नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। नीट यहां पे देख लो, ठीक है, साफ सुथरा नीट यूजी और पीजी कंडक्ट किया जाता है मेडिकल कोर्सेज के लिए, अंडर ग्रेजुएट, एमबीबीएस एंड एमडी पीजी। सो इन कोर्सेज के लिए जो एग्जामिनेशन होता है नीट, उसमें यहां पे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को 27% ओबीसी कोटा को लेकर के टसल चल रहा था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन ले डाउन की है, ये आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है। क्या? एन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंश्योर फॉर्मल इक्वालिटी वेयर एवरीवन हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट। यस भाई, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है तो सबकी इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है। हाउएवर, widespread inequalities in the availability and access to educational facilities will result in the deprivation of certain classes of people who would be unable to effectively compete in such a system। भाई बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि
कई कोचिंग्स में पढ़ पाते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास सेल्फ स्टडी करने के लिए भी जो सोर्सेस चाहिए होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो फिर लेवलिंग एक ग्राउंड कैसे हुआ, सेम ग्राउंड कैसे हुआ? स्पेशल प्रोविजंस लाइक रिजर्वेशन इनेबल सच disadvantaged classes to overcome the barriers they face in effectively competing with a forward class and thus ensuring substantive equality. So this was the prominent point which was held in the case of Neil Aurelio Nunes and others versus Union of India. क्या बोला गया कि भाई 27% का जो ओबीसी का पूरा कोटा दिया जा रहा है, रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वो इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि रिजर्वेशन देने की जरूरत है, वो इसलिए एजुकेशनल ऐसे एग्जामिनेशन में नीट जैसे एग्जामिनेशन में दिया जाने का रीजन इसलिए है ताकि ना सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस को सोशली अपलिफ्ट किया जा सके, इकोनॉमिकली अपलिफ्ट किया जा सके, अपितु एजुकेशनली भी अपलिफ्ट किया जा सके। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, बैकवर्डनेस डजंट नेसेसरली एंड आफ्टर ग्रेजुएशन। वेरी गुड पॉइंट, वेरी वेरी गुड पॉइंट, एब्सोल्युटली करेक्ट साक्षी। अगले केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस इज रिकॉग्निजेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लिमिटेशन एक्ट में ऑर्डिनरली अगर टॉट कमिट होता है तो उसका लिमिटेशन पीरियड कितना है? फटाफट से यहां पे चैट बॉक्स में लिख करके बताना। ओके, सो कॉग्निजेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड। भाई कोविड का टाइम पीरियड चल रहा था, कोविड के टाइम पीरियड में सभी लोग भाई घर के अंदर थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, शुभम सर आईसीयू में थे, लेकिन भाई सब लोगों ने रिकवर किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, कई ऐसे मामले थे जिनके कॉज ऑफ एक्शंस अराइज हुए लेकिन उनका लिमिटेशन पीरियड एग्जॉस्ट कर गया बिकॉज ऑफ द कोविड एंड द लॉकडाउन। ठीक, 1 ईयर, एब्सोल्युटली करेक्ट भाई साहब। पहले तो तालियां हो जाए अपने लिए, जोरदार तालियों से आप लोगों का अभिनंदन। आगे बढ़ते हैं। सो देखिए, सो रिकॉग्निजेंस फॉर एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड क्या है भाई? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड द एक्सटेंशन ऑफ द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ केसेस एंड एप्लीकेशंस इन कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स एंड एक्सक्लूडेड द पीरियड फ्रॉम 15/3/2020 टिल 28th of February 2022। दिस इज अ वेरी मेजर पॉइंट, रिमेंबर दिस, इंटरव्यू का सवाल बन जाएगा भाई। 15 मार्च 2020 मतलब हमारी मम्मी की बर्थडे से लेकर के हमारी होने वाली बाइकों के बर्थडे के एक हफ्ते बाद वाले डेट तक वो वाला पीरियड ही वेव ऑफ कर दिया। वेव ऑफ, ये काउंट ही नहीं हो रहा है लिमिटेशन पीरियड में। 15 मार्च 2020 से लेकर के 28 फरवरी 2022 तक काउंट ही नहीं हो रहा है। दैट इज द पॉइंट। ठीक, रिमेंबर दिस। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस इज अरुणाचल गोंडर वर्सेस पोन्नुस्वामी का केस। क्या बोलता है भाई? सिंपल सा केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, फैमिली लॉ का है, हेल्ड दैट अ डॉटर is capable of inheriting the self-acquired property or share received in the partition of a co-partnership property of her Hindu father dying intestate। भाई पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि अगर किसी पिता के द्वारा inherited property है, लड़कों को चली जाती थी। सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती थी पिता की, वो भी लड़कों को चली जाती थी। अगर पिता की मृत्यु इंटेस्टेट हो रही है तो इंटेस्टेट होने का मतलब टेस्टेट ना होना, टेस्टेट ना होना मतलब टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट ना बनाना, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट मतलब वसीयत ना बनाना। तो अगर कोई पिता इंटेस्टेट मरा है, बिना वसीयत बनाए मरा है, तो ऐसे में प्रॉपर्टी जो होती थी वो कभी भी डॉटर को नहीं जाती थी। तो ये जो केस है इसके थ्रू अब होल्ड कर दिया गया है कि भाई देखो, अगर पिता की मृत्यु होती है, इफ द फादर डाइज, ठीक है, इफ द फादर डाइज विदाउट मेकिंग अ विल और डाइज इंटेस्टेट, तो वो जो को-पार्टनरी प्रॉपर्टी होगी वो डॉटर क्लेम कर सकती है। द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू डाइंग इशूलेस एंड इंटेस्टेट गोज बैक टू द सोर्स। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या held that inherited property of a female Hindu, inherited, self acquired नहीं, अगर self acquired होगी तो वो फैमिली को चली जाएगी। दूसरी वाली, फीमेल हिंदू डाइंग इशूलेस एंड इंटेस्टेट, इशूलेस मतलब बच्चा नहीं है और इंटेस्टेट मतलब वसीयत नहीं बनाई है, गोज बैक टू द सोर्स। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी सोर्स को वापस चली जाएगी, जहां से इनहेरिट की है वहीं से वापस। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। नेक्स्ट इज स्मृति तुकाराम बड़ाड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। स्मृति तुकाराम बड़ाड़े का केस भाई बहुत भयंकर बड़ा सा केस है, बहुत ज्यादा। अगर आप देखोगे तो आपकी आंखें चकाचौंधिया जाएंगी। ठीक, ध्यान से देखना, एकदम ऐसे ऐसे आंख गड़ा के देखने की जरूरत नहीं है। जब मैं पीडीएफ भेजूंगा ध्यान से पढ़ लेना, अभी मैं यहां पे बता दे रहा हूं। देखो होता क्या है, सिस्टम है VWDC, ठीक है। अब अगर आपने हैप्पी न्यू ईयर मूवी देखी है तो उसमें आपने जो जैग मामू है हमारे सोनू सूद, उनको डब्बू-डीसी बोलते हुए बहुत सुना होगा। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। VWDC का मतलब होता है विक्टिम
ठीक है, वल्नरेबल विक्टिम डिपोजिशन सेंटर्स, ठीक है, वल्नरेबल विक्टिम डिपोजिशन सेंटर्स। वल्नरेबल विक्टिम डिपोजिशन सेंटर्स कौन से होते हैं? क्या होता है भाई? विक्टिम है, मान लो एडल्ट नहीं है, मान लो बच्चा है, मान लो कोई महिला है, मान लो कि कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है जिसको कि बहुत ही इजीली या तो मैनिपुलेट किया जा सकता है या फिर हार्म किया जा सकता है, ऐसे बंदे को कहते हैं वल्नरेबल विक्टिम। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या होल्ड किया? द डेफिनेशन ऑफ वल्नरेबल विटनेस, नॉट विक्टिम, वल्नरेबल विटनेस टू इंक्लूड victims of sexual assault regardless of gender, mentally ill witnesses, persons with disabilities etc. Earlier the definition only covered child witnesses। अब आप बोलोगे कि सर यहां पे witnesses की जरूरत हमें कहां पे पड़ रही है? एविडेंस में पड़ती है चच्चा जी। तो जब आप एविडेंस में विटनेसेस पढ़ते हो, टाइप्स ऑफ विटनेसेस पढ़ते हो, तो पढ़ते हो ना इंडिपेंडेंट विटनेस, चाइल्ड विटनेस, रस्टिक विटनेस। वैसे ही यहां पे आया चाइल्ड विटनेस। पहले जो VW की डेफिनेशन थी, दैट इज वल्नरेबल विटनेस की डेफिनेशन थी, उसमें सिर्फ चाइल्ड विटनेस इंक्लूड हो रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बोल रही है कि भाई सिर्फ चाइल्ड विटनेस नहीं होगा, इतने सारे लोग हैं जो कि वल्नरेबल विटनेस की कैटेगरी में आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इशूड डायरेक्शंस टू द हाई कोर्ट्स टू फ्रेम स्कीम्स फॉर सेफ डिपोजिशन ऑफ द वल्नरेबल विटनेस। क्योंकि भाई ऐसे विटनेसेस हैं जो कि मान लो लेट्स से फॉर एग्जांपल विटनेस है, चाइल्ड विटनेस नहीं है, लेकिन अनसाउंड माइंड का कोई पर्सन, अगर मतलब इतना कि वो समझ सके, रैशनल एक आंसर दे सके, ऐसी स्थिति में क्या करोगे? अगर कोई पर्सन है जो कि सेक्सुअल असॉल्ट का मान लो क्या रहा है, विक्टिम रहा है, मेंटली इल विटनेस है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो आप ऐसे व्यक्ति को वल्नरेबल विटनेस नहीं मानोगे क्या? मानोगे। तो क्या बोला गया है भाई? VWDC scheme shall not be limited to child witness who have not attained the age of 18 years but shall also include number 1 age neutral victims of sexual assault, very important point, read with section 273 and 327 of CRPC and section 354 of IPC 1। दूसरा, gender neutral victims of sexual assault under 2D of POCSO Act, age and gender neutral victim of sexual assault under 377 of IPC, witnesses suffering from mental illness as defined under section 2S of the Mental Health Care Act 2017 read with 118 of Indian Evidence Act, any witness deemed to have threat perception under the Witness Protection Scheme 2018, any speech or hearing impaired individual or a person suffering from any other disability who is considered to be a vulnerable witness, yani discretion, considered to be discretion by the other by the competent court, या any other witness deemed to be vulnerable by the court concerned। अगर कोई भी व्यक्ति, इतना विविड कर दिया, इतना वाइड कर दिया डेफिनेशन को, अगर कोई भी व्यक्ति वल्नरेबल विटनेस की कैटेगरी में फॉल करेगा तो कोर्ट उसको पूरा का पूरा प्रोटेक्शन देगा। केस का नाम क्या है? स्मृति तुकाराम बड़ाड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आगे चलते हैं भाई साहब नेक्स्ट केस की तरफ। आशीष शेलर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वर्सेस महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अदर्स। क्या बोल रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रेजोल्यूशन टू सस्पेंड MLAs बियॉन्ड द सेशन is unconstitutional, illegal and beyond the powers of assembly. It held that such suspension could be limited only to the ongoing session। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लो अगर विधानसभा कभी सेशन में नहीं है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, अगर विधानसभा सेशन में नहीं है मतलब रेगुलरली जो हमारे जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को विजिट कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, पर विधानसभा की जो उनकी सिटिंग है उसमें जरूर जा रहे हैं, ऑनगोइंग सेशन है, मॉनसून सेशन चल रहा है, विंटर सेशन चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे किसी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को ऑनगोइंग सेशन के टाइम पे सस्पेंड करो, समझ में आता है। लेकिन जब मान लो कि सेशन नहीं चल रहा है, ना विंटर सेशन है ना मॉनसून सेशन है, ऐसी स्थिति में अगर आप किसी भी MLA को अगर रिमूव कर देते हो, सस्पेंड कर देते हो, तो वो जितनी जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वो तो खाली पड़ जाएगी ना, क्योंकि जब तक सेशन होगा नहीं तब तक नया MLA अपॉइंट होगा नहीं और आपने पुराने वाले को तो सस्पेंड करके रखा हुआ है। तो यही पॉइंट बताया गया कि अगर रिजोल्यूशन ऐसा पास किया जाए जिससे कि किसी MLA को सस्पेंड किया जाए while the legislative assembly is not in session, that will be an unconstitutional step. Such a long suspension will result in the constituency going miss unrepresented, the court noted. That is the point here. आगे चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता। लक्ष्मी नारायण गुप्ता क्या बोल रहा है भाई? द बेंच मेड द फॉलोइंग
प्रोनाउंसमेंट्स टुडे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या है भाई? द कोर्ट कैन नॉट ले डाउन एनी यार्डस्टिक टू डिटरमिन इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। लक्ष्मी नारायण गुप्ता का केस पुराना है, अभी नहीं चल रहा है, काफी समय से चल रहा है। बेसिकली लक्ष्मी नारायण गुप्ता का पूरा केस डील करता है रिजर्वेशन से। ठीक, अब रिजर्वेशन में भी स्पेसिफिकली कैसा रिजर्वेशन? रिजर्वेशन इन प्रमोशंस। तो मेरा प्यारे देशवासियों और मित्रों, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या रिजर्वेशन होना चाहिए प्रमोशन में या नहीं होना चाहिए? लिख करके बताइए। ठीक, जरा चैट बॉक्स में लिख के बताइए तुम्हें क्या लगता है यहां पे रिजर्वेशन प्रमोशन में। भाई सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन समझ में आता है, क्या प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लिख करके चैट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, जो भी आपका ओपिनियन है उसमें, उसके बेसिस पे कोई भी आपको बिल्कुल जज नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल भी जज नहीं करेगा, बता सकते हो आप। ठीक, सो समझना जरा, ये जो पूरा केस है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई देखो, हम कोई यार्डस्टिक तो ले डाउन नहीं कर सकते कि ये पैरामीटर है, इसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आपको रिजर्वेशन देना ही है, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देना ही है, तो वो रिजर्वेशन हमेशा आप कैडर के बेसिस पे दो, ना कि सर्विस के बेसिस पे। सर्विस बेसिस पे नहीं दिया जाएगा, कैडर बेसिस पे दिया जाएगा। अब आप सोचो कि सर ये थोड़ा सा ऊपर से चला गया, समझ में तो आया, लेकिन गड़बड़ा गया है मामला। थोड़ा ध्यान से समझना। सर्विसेज मतलब वो पूरी लाइनेज, आईपीएस ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, ये पूरी सर्विसेज हैं। अब इन सर्विसेज में कैडर कहां से आएगा? इन सर्विसेज में कैडर ऐसे आएगा कि जैसे मान लो आपके जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, तो इनका कैडर होता है। कैडर कैसा भाई? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सीजेएम, एडीजे, सेशन जज, हाई कोर्ट जज, जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट जज। ये कैडर्स हैं, ये अलग अलग कैडर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है लक्ष्मी नारायण गुप्ता के केस में कि भाई अगर आपको रिजर्वेशन इन प्रमोशन देखना है तो आप ये देखो कि उस कैडर में कितने लोग हैं जो कि एक पर्टिकुलर एससी या एसटी या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस को बिलोंग करते हैं। मतलब if you have to recognize whether there is a proper representation from SC, ST or OBC or not, you shall be considering, what shall you be considering? The cadre, not the service. आप ये नहीं देखोगे कि इंडियन पुलिस सर्विस में कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। आप ये देखो कि इंडियन पुलिस सर्विस के एक कैडर में कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं, कितने ओबीसीज हैं। ये फंडा है, तो कैडर बेसिस पे चलेगा, ना कि सर्विस बेसिस पे। ये यार्डस्टिक ले डाउन की गई है। सो स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू कलेक्ट क्वांटिफाइबल डेटा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा कलेक्ट करने की किसकी है? स्टेट की है, नंबर 1। नंबर 2, कैडर शुड बी यूनिट फॉर कलेक्शन फॉर क्वांटिफाइबल डेटा फॉर रिजर्वेशन। बाकी का आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। द पॉइंट इज, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि भाई कैडर होगा, सर्विसेज नहीं होगी। आप ये नहीं बोलोगे कि इस पूरी सर्विसेज में है तो एससी लोग हैं, अगर कोई एससी कैटेगरी को बिलोंग करता है वो है, एसटी कैटेगरी को बिलोंग करता है, अनरिजर्व कैटेगरी को जनरल है, सवर्ण है, भैया है, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते, आपको कैडर देखना पड़ेगा। कैडर में देखिए साहब प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उस हिसाब से प्रमोशन करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इज द केस, एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच, थैंक यू परमिंदर फॉर कॉलिंग मी राइट सर। मेरा डिसीजन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है, पर सुन के अच्छा लगता है परमिंदर, थैंक यू बेटा। ठीक है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस एसपी वेलायुथम। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जगहों पे रजिस्ट्रेशन एक्ट पूछा जाता है। सो रजिस्ट्रेशन एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एक शब्द पढ़ते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, की हर जगह पे बेटा तुम जो हो तुम मेरे को रिप्रेजेंट करोगे। ठीक, सिंपल सा पॉइंट। जैसे सरदार खान को रिप्रेजेंट करने के लिए उनका लड़का फैजल आता है, जैसे कि कपूर फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए रणबीर कपूर आता है। ठीक, जैसे कि समझ गए ना रिप्रेजेंटेशन, बस। तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कि बच्चन फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए अमिताभ बच्चन आते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन। ठीक,
सो रजिस्टरिंग अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है? रजिस्टरिंग अथॉरिटी अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 while registering a sale deed executed by a power of attorney holder is bound to verify if the power of attorney empowers the agent to sell the property। मतलब अगर आप एक रजिस्टरिंग अथॉरिटी हैं, अगर आप एक रजिस्ट्रार हैं, आपके सामने कोई प्रॉपर्टी सेल में रजिस्टर होने के लिए आई है, यानी एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को बेच रहा है और आप रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं उस मामले का, तो आप यह जरूर देखिएगा कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी बेच रहा है अगर उसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, यानी कि वो खुद ओनर नहीं है, किसी के बिहाफ पे अगर प्रॉपर्टी बेच रहा है, तो क्या उस पावर ऑफ अटॉर्नी में उसको राइट टू सेल मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। दैट इज द पॉइंट। ठीक, ये रूल है। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट केस की तरफ, स्टेट ऑफ मणिपुर वर्सेस सूरज कुमार ओकराम। बड़ा सिंपल सा केस है। यह बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट लेजिस्लेचर कैन नॉट इन्फ्यूज लाइफ इनटू अ लेजिस्लेशन व्हिच इटसेल्फ रिकॉग्नाइज्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय इनैक्टिंग अ सेविंग क्लॉज। मतलब अगर लेजिस्लेचर कह रहा है कि हां ये सर डिश तो हम बनाए थे, ये लॉ जो है, ये डिश ये बनाए तो थे लेकिन खराब है, तो उस डिश के ऊपर, उस गंदी घटिया डिश के ऊपर आप धनिया रख करके ये नहीं बोल सकते कि हा कैसी एग्जॉटिक डिश बना के दी है आपने हमें। समझ में आया? जब हम गंदा खाना बनाते हैं तो उसके ऊपर धनिया रख के फोटो खींच के कैसे सबको इंस्टाग्राम पे बेवकूफ बनाते हैं कि देखो भैया बहुत टेस्टी खाना है, और उसके बाद वो जाता है कचरे के डब्बे में या फिर हमारे कुत्ते के पेट में। यही होता है ना, यही होता है। तो ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो, अगर लेजिस्लेचर खुद ये कह रहा है कि लेजिस्लेशन में गलती हो गई है, गड़बड़ा गया है लेजिस्लेशन, उसमें कुछ त्रुटि रह गई है, एरर रह गई है, तो सेविंग क्लॉज ऐड करके आप पत्ता नहीं झाड़ सकते। एक्ट हटाओ उसको सामने से, निकालो उसको। ठीक, दैट इज इट। तो ये जो धनिया है ना, ये धनिया हटाओ। ठीक, सिंपल। आगे चलते राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। सो ट्राई टू कंप्लीट द चीफ एज वेल एज क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द प्राइवेट विटनेसेस इन द सेम डे एज फार एज पॉसिबल। प्राइवेट विटनेस कौन होता है वो मैं समझाऊंगा, पर उस पे आने से पहले जरा मुझे ये बताओ कि जो ये तीन टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं, चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, ये तीनों कहां पे प्रोवाइडेड है? इंडियन एविडेंस एक्ट में कोई तो धतूरा सेक्शन होगा ना जो ये बताएगा कि देयर आर दीज 3 टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। कहां दिया हुआ है? चैट बॉक्स में लिख करके बताना, ठीक है, आराम से बताना। और जब चैट बॉक्स में लिख करके बता ही रहे हो तो ये भी बता देना कि क्रॉस एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, ये भी बताइएगा। आई क्या बात है, देख रहे हो, जनता जागरूक है। 137, शाबाश। ठीक है, तो चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। चीफ एग्जामिनेशन में चीफ एग्जामिनेशन वाले सवाल पूछे जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और री एग्जामिनेशन में जैसी जरूरत पड़ती है वैसे सवाल पूछे जाते हैं। वी आर प्रीटी मच अवेयर अबाउट दैट, छोड़ देते हैं उसको। ठीक ना, इसका मतलब क्या है? ये पूरा केस बोल रहा है राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। देखो, विटनेस क्या होते हैं ना, विटनेस ब्रॉडली 2 हिस्सों में डिवाइड किए जा सकते हैं। ठीक, एक होता है पब्लिक विटनेस या गवर्नमेंट विटनेस, दूसरा होता है प्राइवेट विटनेस। ठीक, अब ध्यान से समझना, मान लो कि कोई कांड हुआ है, वो कांड सीआईडी के सामने हुआ है, तो सीआईडी के केस में वो जो 50 साल से एसीपी चल रहे हैं, प्रद्युमन, पता नहीं भगवान जाने उनका प्रमोशन काहे नहीं हो रहा है, हर केस सॉल्व कर रहे हैं, हर बंदे को फांसी की सजा दिलवा रहे हैं, फिर भी उस बंदे का प्रमोशन नहीं हो रहा है। एसीपी ही है वो, ठीक है, फॉर नो गुड रीजन। एसीपी प्रद्युमन क्या है? गवर्नमेंट विटनेस है। हमारे डॉक्टर सालुंखे क्या है? गवर्नमेंट विटनेस है। हमारे अभिजीत और दया क्या है? गवर्नमेंट विटनेस है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर सारिका है, अगर वो अलग से एग्जामिनेशन नहीं करती हैं, अगर वो चश्मदीद गवाह थी, उन्होंने ऐसा होते हुए देखा कि वाह 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 क्या मर्डर कर रहा है, वाह क्या मर्डर कर रहा है, वाह क्या मर्डर कर रहा है, तो ऐसे में ये प्राइवेट विटनेस हुई। प्राइवेट विटनेस मतलब गवर्नमेंट की तरफ से अपॉइंटेड विटनेस नहीं है, ये फॉरेंसिक साइंस वाली नहीं है आंटी, ठीक, या आईओ नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं है। ये कौन सी है? ये वो वाली है, प्राइवेट है। ये देख रही है कि ऐसा कुछ हुआ है, ठीक, इनके सामने, नजरों के सामने कुछ हुआ है, नजर के सामने, जिगर के आसपास कोई ऑफेंस हो गया, ठीक। तो प्राइवेट विटनेस अगर हो, उसका चीफ एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन जो करना है एक बार में करके खत्म करो, उसको टालो मत। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो देयर इज अ चांस कि चीफ एग्जामिनेशन में कोई विटनेस कुछ बोल रहा है, फिर जब क्रॉस एग्जामिनेशन आपने उसका 5 दिन बाद लिया, 10 दिन बाद लिया, 2 महीने बाद लिया, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में वो कुछ और बोल देगा, क्योंकि वो मैनिपुलेट हुआ होगा, उसके बैंक अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए होंगे, या फिर उसके बच्चे की जान खतरे में होगी।
तो इसीलिए चीफ एग्जामिनेशन क्रॉस री एक ही दिन में करा लो, यही है। ठीक। बुल्ला बुल्ला बोल रहा है इतने सारे केसेस को याद करने का कोई तरीका बताइए प्रभु जी। देखो केसेस को याद करने का एक तरीका है बुल्ला, तरीका इज वेरी सिंपल, पढ़ाई करो, रिवीजन करो, समझे? बुल्ला समझ तो गए होगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज श्री बाबूजी रावजी शाह वर्सेस हुसैन जैदी। ये वाला केस आई एम प्रीटी श्योर आपने सुना होगा, कंट्रोवर्शियल था। गंगूबाई काठियावाड़ी जब रिलीज हुई थी तब उस टाइम पे ये काफी ज्यादा, ऐसे हम कह सकते हैं कि लाइमलाइट में था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट वन कैन नॉट अलेज डिफेमेशन मियरली ऑन द ग्राउंड ऑफ हर्ट सेंसिबिलिटीज। ठीक है, कि हमारे सेंसेस को, हमारी सेंसिबिलिटी को ये चीजें हर्ट कर रही हैं तो ये डिफेमेशन हो गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सर्कस तो बैन हो गई होती। ठीक, तो द कोर्ट फर्दर ऑब्जर्व दैट सीबीएफसी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन रेजेस अ प्रिजम्पशन दैट द फिल्म इज नॉट डिफेमेटरी। तो अगर सीबीएफसी ने कोई सर्टिफिकेट इशू किया है तो इसका मतलब ही यही है कि इस फिल्म में कोई भी डिफेमेटरी कंटेंट नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सीबीएफसी उस कंटेंट को या तो रिपील कर दी होती या फिर सीबीएफसी ऐसी मूवी को रिलीज ही नहीं होने देती। ठीक, आगे चलते हैं। अब वहीदुर रहमान पारा वर्सेस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, वहीदुर रहमान पारा का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन फॉर प्रोटेक्टेड विटनेसेस डिक्लेयर्ड सो अंडर सेक्शन 173(6) of CRPC read with section 44 of UAPA, the accused can exercise their right under section 207 and 161 of CRPC to obtain copies of their redacted statements which would ensure that the identity of the witness is not disclosed. अब मैं आप लोग को एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं कि ये पूरी कहावत का मतलब क्या है। एक स्टेटमेंट होती है जो कि किसी व्यक्ति ने लिखवाई, 161 में किसी व्यक्ति ने सीआरपीसी में एक स्टेटमेंट लिखवाई कि पुलिस वाले अंकल आए, पुलिस वाले अंकल ने आकर के पूछा कि सुनो साहब क्या क्या हुआ था यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि अच्छा ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। तो पुलिस वाले ने उसने लिखना शुरू कर दिया कि अच्छा ये हुआ था, ओके, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा तुम्हारा नाम रहीम है, ठीक है, चलो लिख लिया। अब ध्यान से समझो, जब ये पूरी 161 की स्टेटमेंट किसी व्यक्ति को दी जाएगी, अक्यूज्ड को पकड़ाई जाएगी, तो उस स्टेटमेंट को रीडैक्टेड किया जाएगा। रीडैक्टेड करने का मतलब है उस स्टेटमेंट में से जो आइडेंटिटी है, विटनेस की आइडेंटिटी है ना, उस स्टेटमेंट में से उस आइडेंटिटी को हाइड करके वो स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाएगी। ये फंडा है। ठीक, रीडैक्टेड स्टेटमेंट 161 की वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको की हाइड किया जाता है या जिनमें से उस व्यक्ति की आइडेंटिटी को हाइड करके स्टेटमेंट प्रोवाइड की जाती है। फर्ज करो कि तुमने कोई ऑफेंस किया, अब उस ऑफेंस के बदले लोगों ने स्टेटमेंट्स दी, लेकिन जब वो स्टेटमेंट्स तुम तक पहुंची तो तुम्हारे तक आते आते उन स्टेटमेंट्स को रीडैक्ट कर दिया गया, यानी कि उनमें से उन लोगों का नाम हटा दिया गया जिन लोगों ने वो स्टेटमेंट तुम्हारे बारे में बताई थी। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाए कि वो तीसरी गली के चौथे घर में रहने वाला गोलू जो है वो तुम्हारे खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है, तो तुम उस गोलू को कैसे गायब कर दोगे? भाई ऑब्वियस ही चीज है। इसीलिए ये चीज होल्ड की गई है कि इवन इफ देयर इज एन अक्यूज्ड, he will hold the right to get the statement of 207-161 अंडर सेक्शन 207, उसको स्टेटमेंट मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि वो स्टेटमेंट रीडैक्टेड होगी जिससे कि विटनेस की आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो जाए। दैट इज द पॉइंट। अच्छा, मुझे एक बार ये लिख करके बताइएगा कि अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम है जिनका कोई ट्रायल चल रहा है, तो उनकी अगर आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया जाता है तो ये ऑफेंस आईपीसी के कौन से सेक्शन में प्रोवाइडेड है? प्लीज इसको जरा चैट बॉक्स में लिख करके बताना। आगे चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वर्सेस देवीना शर्मा। अब ये थोड़ा सा जरूरी हो जाता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हायर जुडिशियल सर्विसेज को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज सिलेक्शन 35 इयर्स मिनिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द हाई कोर्ट इज नॉट अगेंस्ट आर्टिकल 233 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें बेंच ऑफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बोपन्ना एंड जस्टिस कोहली हेल्ड दैट आर्टिकल 233(2) of the constitution only prescribes a minimum eligibility that an advocate should have at least 7 years of practice for selection as a district judge, and that this does not preclude the stipulation of a minimum age requirement.
233 अनुच्छेद 233 का जो क्लॉज 2 है, एब्सोल्युटली करेक्ट, 228 का ए, जो 233(2) है वो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि ऐसे व्यक्ति का मिनिमम 7 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है जो कि एचजेएस या हायर जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बैठ सके। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन कहीं पे भी एज का बाउंडेशन 233 में नहीं लगाया गया है। आर्टिकल 233 किसी भी तरीके का एज बाउंडेशन, एज बार नहीं लगाता है, इसीलिए इट इज कंप्लीटली एट द डिस्क्रिशन ऑफ द हाई कोर्ट टू डिसाइड द एज लिमिट। रिमेंबर दैट पॉइंट। आगे चलते हैं। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट वर्सेस यूआई, बहुत सिंपल सा केस है। सो नो लीगल मैंडेट दैट सेम रैंक पेंशनर्स मस्ट बी गिवन सेम पेंशन। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई ब्रिगेडियर है, अगर कोई मेजर है, अगर कोई लेफ्टिनेंट है, अगर कोई कर्नल है, तो यह जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति को जो कि सेम रैंक पे रिटायर हुए हैं आर्मी से, उन्हें सेम पेंशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक भाई, हो सकता है कि मिस्टर बेदी जी हैं, बेदी जी 2010 में मेजर की पोस्ट से रिटायर हुए थे, ठीक है। उसके बाद मेजर चौहान जो थे वो 2015 में रिटायर हुए। उसके बाद मेजर और कोई सा भी नाम, मेजर थापा जो थे वो 2019 में रिटायर हुए। तो ये जरूरी नहीं है कि क्योंकि सबके सब मेजर रैंक पे ही रिटायर हुए हैं इसीलिए इनकी सेम पेंशन बंधे। ठीक, इनकी सेम पेंशन बनती हो यह जरूरी नहीं है। ठीक, ये पॉइंट है। तो द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द मैनर इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द वन रैंक वन पेंशन स्कीम इन डिफेंस फोर्सेज एज पर इट्स नोटिफिकेशन नवंबर 2015। रिमेंबर दैट। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस संजेश एंड अदर्स। ना, इस पे आने से पहले मुझे फटाफट से जरा चैट बॉक्स में ये लिख के बताइएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस का ऐसा सेट है जो कि वॉइड अग्रीमेंट्स के बारे में बात करता है। विच आर दोज सेक्शंस, जरा मुझे यहां पे चैट बॉक्स में लिख करके कोई बताएगा। विच आर दोज सेक्शंस जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड अग्रीमेंट्स को डिफाइन करते हैं कि ये वॉइड अग्रीमेंट है, ये वॉइड अग्रीमेंट है, ये वॉइड अग्रीमेंट है, ये भी है और ये भी है। विच आर दोज सेक्शंस, जरा बताना। वैसे तुम लोग बता लोगे, इजी सवाल है। ठीक, तो सीधे केस पे आते हैं। अ बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड वी.आर. रामसुब्रमण्यम held that a condition in the insurance policy which bars the filing of the claim after the specified time period is contrary to the section 28 of the Indian Contract Act 1872 and thus is void. Absolutely correct। वैसे स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ये वाले सेक्शंस आपको मिलते हैं 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 में। और भी स्पेसिफिक जाएंगे तो 26, 27, 28, 29, 30 में। ठीक, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, यस। कार्तिक इतना स्वीट बच्चा है, इतना स्वीट बच्चा है, हर मेरे लाइव सेशन में आता है, हर लाइव सेशन में आके पूछता है कि आरजेएस की वैकेंसी कब तक एक्सपेक्टेड है, आरजेएस की वैकेंसी शुभम सर कब तक आ जाएगी। इतना स्वीट है वो, और कोई सवाल नहीं पूछता। हर सेशन में आके एक ही सवाल इसका होता है कि सर आरजेएस की वैकेंसी कब आ रही है। क्योंकि अभी मैंने पिछले एक आधा बार में थोड़ा सा मैं कार्तिक से थोड़ा रुष्ट हो गया, तो इस बार उस बच्चे ने सवाल किया, सर एनी अपकमिंग जुडिशरी वैकेंसी अगर आरजेएस होगी तो उसमें इंक्लूडेड ही हो जाएगी। वेरी स्मार्ट कार्तिक, वेरी स्मार्ट मूव, जस्ट लाइक अ वेरी स्मार्ट एडवोकेट। ठीक है, एडवोकेट्स मूव, वेरी गुड बेटा। अब यहां पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि इंश्योरेंस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया आपसे और इंश्योरेंस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट करके कंडीशन ये लगा दी कि भाई देखो, अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम करना है, ठीक, तो जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ, मान लो आपका एक्सीडेंट होता है 1 तारीख को, नहीं करते यार, 5 जनवरी को आपका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, आपका नहीं किसी का हुआ, 5 जनवरी 2023 को एक्सीडेंट हुआ। अब इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया है कि भाई लिमिटेशन पीरियड कितना है, तुम अगले 3 महीने के अंदर अंदर इंश्योरेंस क्लेम कर लो। अगर तुमने अगले 3 महीने के अंदर इंश्योरेंस क्लेम नहीं किया, हम तुम्हें इंश्योरेंस नहीं देंगे। अरे भाई, ऐसा कौन करता है भाई? ये तो गजब से अप्पा हो गया है, तो गजब बेइज्जती है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मतलब आप ऐसे मुंह पे बेइज्जती करके जाओगे क्या? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भाई ये जो पॉइंट है, सेक्शन नंबर 28, व्हाट इज सेक्शन नंबर 28 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बाय द वे लिख करके बताना जरा। ठीक, जो ये केस है आप लोगों का, ओरिएंटल इंश्योरेंस वर्सेस संजेश एंड अदर्स का केस, सीधे सीधे बोलता है कि भाई ऐसा अगर कोई भी कंडीशन किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में लगा होगा तो दैट विल बी नोन एज, ठीक है, दैट विल बी नोन एज अ वॉइड कंडीशन।
ये एक वॉइड कंडीशन मानी जाएगी, दैट इज इट। ओके, अच्छा, नॉट आस्क्ड अबाउट आरजेएस, समाप्त। भाई तो मैं बोल रहा हूं कार्तिक, वेरी स्मार्ट, ठीक, एग्जैक्टली ठीक। अग्रीमेंट, हाँ जी, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, शाबाश भाई, शाबाश, ठीक। तो भाई ऐसा अगर कुछ भी आप करते हो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, चल ठीक है, अपन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, कल को अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो तेरे पास लिमिटेशन पीरियड है 90 दिन का। 90 दिन के बाद तू गया तो फिर तो मैं तो मना कर दूंगा कि नहीं यार भाई, अब मूड चेंज हो गया है, 90 दिन के अंदर अंदर अगर तू जाता तो काम हो जाता। अरे भाई, इंश्योरेंस का मामला है, व्यक्ति की टांग टूटी हो सकती है, हाथ गायब हो सकता है, मुंडी में से एक कान अलग हुआ हो सकता है, और तुम बोल रहे हो कि 30 दिन के बाद वो बंदा कोर्ट जाएगा तो तुम एंटरटेन नहीं करोगे? हैं, पप्पा का राज चल रहा तुम्हारे, बस वही है यहाँ पे, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट केसेस, पट्टाली मक्काल कच्ची वर्सेस ए, पढ़ लेना, ठीक है। पेरूमल बोल लो इसको, पेरूमल, ठीक है। पट्टाली वर्सेस पेरूमल क्या है भाई? इसको 1 ईयर केस नाम से भी जाना जा रहा है, 1 ईयर कोटा केस। 1 ईयर कोटा केस क्यों है? क्योंकि भाई तमिलनाडु में एक सीधा लेजिस्लेशन आया जिसके थ्रू इन्होंने कोटा प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, 1 ईयर कोटा, 1 ईयर कम्युनिटी के लोगों को, ठीक। तो कोर्ट ने कहा क्या है? A bench comprising Justice Ellen Rao and Justice B.R. Gavai held that 2021 Tamil Nadu Act that provided 10.5% reservation in educational institutions and government jobs for the 1 year community out of 20% reservation available to the most backward classes to be unconstitutional. वाह, 20% ऑलरेडी रिजर्वेशन है, उस 20% में से आप 10.5% एक ही कम्युनिटी को दे दोगे क्या? ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। दिस वॉज हेल्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप ऐसा किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं दोगे, दैट इज द पॉइंट। 1 ईयर कोटा केस नाम से फेमस है, ध्यान रखिएगा इसका। और तुम लोग को थोड़ा सा ऐसा बुरा भी नहीं लगता है क्या? 117 लोग लाइव दिख रहे हैं मेरे को, 69 लाइक्स ओनली। क्यों? प्रेम कम हो गया है हमसे, ठीक। अब मैं उतना सुखी नहीं रख पा रहा हूं, लाइक कर दो, ऐसे मत करो। यहां पे कोई मरा जा रहा है, किसी के न्यू ईयर के प्लान नहीं बन पा रहे तुम्हारे चक्कर में, और तुम वीडियो लाइक नहीं कर रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? रितु बोल रही है सर 70 कर दिया है सर। बहुत बहुत भयानक योगदान है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो लाइक वाइक कर दिया करो, ठीक। सर अन अकेडमी पर जुडिशरी ओलंपियाड लाए, कल जुडिशरी चैंपियनशिप है कल। थैंक यू सो वेरी मच कार्तिक। कल जुडिशरी चैंपियनशिप है 7:30 बजे, मजा आएगा। छत्तीसगढ़, पंजाब एंड यूपी के पैटर्न पे, छत्तीसगढ़, पंजाब, यूपी, एंड उसमें भी क्वेश्चन स्पेसिफिकली होंगे सीआरपीसी, आईपीसी एंड एविडेंस, एंड फिर कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स जीके के भी होने वाले हैं। तो कल जुडिशरी चैंपियनशिप है, सो कल आ जाना, ठीक है, ओके डन। हाँ, रैपिड रिवीजन यही होगा, ओके चलो जी। नेक्स्ट चलते हैं बीसीआई वर्सेस ट्विंकल राहुल मनगांवकर पे। केस क्या है भाई? द सुप्रीम कोर्ट ओपन द डोर्स फॉर पर्संस डूइंग अदर जॉब्स टू प्रैक्टिस एज एडवोकेट्स by accepting a suggestion made by amicus curiae that persons engaged in other employments can be permitted to provisionally enroll with the concerned bar council and to appear in the all India bar examination, and that upon clearing the AIB they can be given a period of 6 months to decide whether to join legal profession or continue with the other job. देखो भाई, ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं है कि बहुत से ऐसे अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं जिन्हें लॉ एंटरटेन करता है। सिंपल, किसी ने इंजीनियरिंग किया है तो भाई वो भी लॉ कर सकता है, किसी ने डॉक्टरी की है वो भी लॉ कर सकता है, कोई सीए है तो भी लॉ कर सकता है, कोई सीएस है तो भी लॉ कर सकता है, कोई भी व्यक्ति लॉ कर सकता है। लेकिन लॉ करने के बाद आपको एक प्रैक्टिसिंग लिटिगेटर बनना है या नहीं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट बनना है या नहीं, ये डिसाइड करने के लिए आपको समय दिया जाएगा। प्लस आप एलिजिबल होते हो जस्ट बिकॉज आप कोई और जॉब कर रहे हो। मान लो आप सेल्स की जॉब कर रहे हो, मार्केटिंग की जॉब कर रहे हो, फाइनेंशियली खुद को सपोर्ट करने के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए लोग ऐसा करते हैं। साथ साथ में आपने लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर ली,
तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये जो डिसीजन है ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। बीसीआई वर्सेस बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ट्विंकल मानगांवकर के केस में यही चीज होल्ड कर दी गई है कि भाई देखो, अगर कोई व्यक्ति है जो कि इन सारी परिस्थितियों में लॉ करता है और वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना चाहता है तो आप उसे AIB देने देंगे, रोकेंगे नहीं, पहला। दूसरा, अगर वो व्यक्ति उस AIB को क्रैक कर लेता है, निकाल लेता है, तो उसको 6 महीने का आप टाइम दो, एटलीस्ट आप उसको 6 महीने का टाइम दो, ताकि वो ये डिसाइड कर पाए कि क्या उसे अब AIB क्रैक करने के बाद लिटिगेशन प्रैक्टिस करना है या नहीं करना है, या फिर ही वांट्स टू कंटिन्यू विद द ओल्ड जॉब इटसेल्फ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी क्रूशियल केस, रिमेंबर द नेम, BCI वर्सेस ट्विंकल मानगांवकर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस इज जैकब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो इंडिविजुअल कैन बी फोर्स्ड टू गेट वैक्सीनेटेड एंड द राइट to bodily integrity of a person under Article 21 of the Constitution includes the right to refuse to be vaccinated। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा मतलब कंट्रोवर्शियल हो जाता है जजमेंट, क्योंकि आप अगर देखो, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बोल रहा है कि नहीं मैं वैक्सीनेशन नहीं करवाऊंगा, ठीक है, वो व्यक्ति बोल दे कि नहीं नहीं ये जो ऐसी वो जो नीडल निकल रही है ना, इंजेक्शन निकल रहा है, मेरी इंजेक्शन से भैया बहुत बहुत डर लगता है हमको, हमें जीवन में और किसी चीज से डर नहीं लगता है, हम एक बार को सांप से लड़ जाएंगे, शेर से लड़ जाएंगे, हाथी से लड़ जाएंगे, इलोन मस्क से भी लड़ जाएंगे, लेकिन इंजेक्शन से बहुत डर लगता है भाई। ठीक, होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। अब कोई बंदा कह रहा है कि नहीं मैं वैक्सीनेशन नहीं करवाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट मान भी गई, आज समझ रहे हो, सुप्रीम कोर्ट मान गई है इस बात पे भाई। हां, राइट टू रिफ्यूज वैक्सीनेशन, वाह, ठीक, वाह, ग्रेट, राइट टू रिफ्यूज वैक्सीनेशन। यस सर, मैंने नहीं करवाई वैक्सीनेशन। देखो रोहित को, तूने नहीं करवाई है वो अच्छी बात है, ऐसे ब्लेटेंट रिफ्यूजल क्या होता है भाई, ठीक है। राइट टू बॉडीली इंटीग्रिटी, तुम्हारी कौन सी बॉडीली इंटीग्रिटी, यहां लग रहा है ना, वैक्सीनेशन तो इधर लग रहा है, तो तुम्हारी कौन सी बॉडी की इंटीग्रिटी जा रही है भाई साहब। ये चीज लेकिन जैकब पुलियल में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी है कि राइट टू बी वैक्सीनेटेड जो है ये रिफ्यूज भी किया जा सकता है, वेव किया जा सकता है, काफी बड़ी बात, ठीक, दैट इज द पॉइंट। हाँ, इसीलिए अब नेजल वैक्सीनेशन बना दिया है कि भैया चलो इनको 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 ऐसा टीका मत लगाओ, ठीक है, इनके नाक में थोप दो एकदम पूरा ऐसे नेजल स्प्रे की थ्रू, ऐसे सूंघ जाएंगे, इजी ब्रीथ जैसे अपन रुमाल पे डाल करके ऐसे नशे कर लेते हैं ना, बस वैसे हो जाएगा, सिंपल। आगे चलो, SG वोम्बटकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। क्या बोलता है भाई केस, इंपॉर्टेंट केस है, इसको जरा देखिएगा। एक्चुअली पिछले रीसेंट कुछ टाइम में बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है सेक्शन 124A इंडियन पीनल कोड का, तो ये केस आपके लिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये ऐसे राइटिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा। ये केस आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये केस आप लोगों के लिए इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट रहेगा। मेंस की आंसर राइटिंग में, IPC में अगर आप लिखना चाहो तो इस केस को कोट कर सकते हो। दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिग्निफिकेंट। क्या है भाई ये केस, 124A की बात करता है, सेडिशन लॉ के बारे में। क्या इन हिस्टोरिक डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑन वेंसडे, जो दिन हटा दो, कॉपी पेस्ट किए थे तो हो जाता है ऐसा, ordered that 152-year-old sedition law under section 124A of IPC should be effectively kept in abeyance। अब ये एक शब्द आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, abeyance, ठीक। abeyance, abeyance का मतलब क्या होता है, हवा में। abeyance मतलब इनइफेक्टिव, समथिंग जो कि लागू ना हो रहा हो, जिसको अप्लाई ना किया जा रहा हो, स्ट्रिक्ट जिसका एप्लीकेशन ना हो रहा, ये पॉइंट है, ठीक। So it must be kept in abeyance till the union government reconsiders the provision। जब तक यूनियन गवर्नमेंट रिकंसिडर कर रही है प्रोविजन को, चेंजेस लाने का प्रयास कर रही है, जब तक मोटा भाई IPC नया लेकर के नहीं आ जाते, CRPC या एविडेंस लेकर के नया नहीं आ जाते, तब तक 124A को आप अबेयंस में रखो, इसको टच मत करो, इसको टच मत करो, क्योंकि 124A के इंटरप्रिटेशन में काफी गड़बड़े हो सकती हैं। 124A के एप्लीकेशन का यूज, मिसयूज, हर तरीके से अब्यूज कुछ भी हो सकता है, इसीलिए अबेयंस ऑफ सेक्शन 124A एग्जैक्टली वो कर दिया गया है बाय द केस ऑफ SG वोम्बटकेरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से।
ठीक है, इंटरिम ऑर्डर वगैरह भी है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, मिल जाएगा ये आप लोग को पीडीएफ में। आगे चलते हैं, प्रभा त्यागी वर्सेस कमलेश देवी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डोमेस्टिक वायलेंस के जब मैं क्लास ले रहा था तो उसमें ये एक पर्टिकुलर केस मुझे उस टाइम पे तुरंत क्लिक नहीं किया था, तो मैंने इसको यहां पुट इन कर दिया है। इसको हमारी संकल्प बैच की क्लास में भी हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, अपार्ट फ्रॉम ऑल द केसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर दिस थिंग, किसमें ऑलरेडी जो डिस्कस हुआ है संकल्प में, उसके अलावा ये थोड़ा इतर है, अलग से है। सो इसको जरा देखिए, द कोर्ट हेल्ड दैट एवरी वुमन इन अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप हैज अ राइट टू रिसाइड इन द शेयर्ड हाउसहोल्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो डोमेस्टिक वायलेंस होगा तो डेफिनेटली शी हैज अ राइट टू रिसाइड इन द हाउसहोल्ड, उनके पास वैसे भी अधिकार है। लेकिन अगर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं भी हो रहा है तो भी हर महिला का वहां पे रहने का अधिकार होगा। भाई डोमेस्टिक वायलेंस मतलब वायलेंस हो तब उस व्यक्ति को बाहर निकाला जाए और फिर उसके पास रहने का ऑर्डर हो, कि वो रेसिडेंशियल ऑर्डर मिल जाए, उसको वहां पे रहने दिया जाए, ये जरूरी नहीं है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस नहीं भी हुआ है, स्टिल अ फीमेल विल हैव द राइट टू रिसाइड इन द shared household. It was held that a victim of domestic violence can enforce her right to reside in shared household irrespective of whether she actually lived in the shared household or not. ठीक, भले से वो shared household में रही हो, दोनों conditions बता दी गई। पहला कि अगर domestic violence नहीं हुआ है तो भी आप shared household में reside करने का हक रखते हो। दूसरा कि अगर आप domestic violence के victim हो, ठीक, भले से आप उस shared household में ना भी रहे हो, लेकिन अगर आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपके पास राइट टू स्टे या लिव इन द शेयर्ड हाउसहोल्ड रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहो तो इसको नोट डाउन कर लेना। आगे चलते हैं, बिल्किस बानो केस। तो बिल्किस बानो केस वैसे इसमें बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ काम की बात करते हैं। रेमिशन टू बी कंसिडर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट वेयर क्राइम वॉज कमिटेड इवन इफ ट्रायल वॉज ट्रांसफर्ड टू अनदर स्टेट। कई बार ऐसा होता है, ट्रायल को स्पेशल कोर्ट्स के द्वारा दूसरे स्टेट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है, शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन जब रेमिशन की बारी आएगी तो रेमिशन विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट जहां पे वो ऑफेंस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑफेंस हुआ है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में, और इसका ट्रायल चल रहा है महाराष्ट्र में, तो ऐसी स्थिति में रेमिशन देने वाली जो गवर्नमेंट होगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो होगी मध्य प्रदेश की। रिमेंबर दिस पॉइंट। अच्छा, एक बार जरा, हाँ, टोटल 50 है। एक बार मुझे ये बताना, आईपीसी में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहां पे दिया हुआ है? वेयर डू यू गेट टू सी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर इंडियन पीनल कोड? जरा बताना चैट बॉक्स में लिख करके, फटाफट से बता दो। ठीक, आगे चलते हैं। बिल्किस बानो में तो ये पॉइंट रख दिया गया कि रेमिशन टू बी कंसिडर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट वेयर क्राइम वाज कमिटेड, नॉट वेयर द ट्रायल हैज बीन डन। ओके, हाय शाबाश, बहुत बढ़िया। जूही, ऋतु, आदर्श, शिखा, एब्सोल्युटली करेक्ट। श्वेता 53 है, गलत बोल दी है, कोई ना, 55 है चाचा। नेक्स्ट चलते हैं, सुरेंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला पे क्या बोला गया? ऑब्जर्व दैट एविडेंस ऑफ अ डिसीज्ड वाइफ अंडर सेक्शन 32 ऑफ एविडेंस एक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्रुएल्टी कुड बी एडमिसिबल इन अ ट्रायल फॉर अ चार्ज अंडर सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी। अगर 498A आईपीसी का मामला चल रहा है तो कोई महिला है जिन्होंने अपने मरने से पहले कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, तो उन स्टेटमेंट्स को सेक्शन 32 में कंसिडर किया जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन की तरह, और वो एडमिसिबल होंगे इन अ ट्रायल ऑफ सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी। ठीक है, मनिंदर जी बोल रहे हैं कि सर बिल्किस को एक बार रिपीट कर दो। बिल्किस बानो केस में एक पॉइंट जो रखा गया, रेमिशन जो हम लोग सीआरपीसी में पढ़ते हैं ना, have you guys seen remission under CRPC? Any specific provision, any specific section that deals with remission under CRPC? फटाफट से पहले तो चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। दूसरी चीज, रेमिशन जो होता है, रेमिशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। रेमिट करने का मतलब होता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है, उसने ऑफेंस किया, उसको सजा हो गई, सजा मिली, वो बंदा गया जेल। अब जेल में कई सालों से व्यक्ति जेल काट रहा है। भाई अब सालों से वो व्यक्ति जेल में है, लाइफ इंप्रिजनमेंट का भी ड्यूरेशन बहुत टाइम निकल गया, 20 साल, 25 साल, 30 साल से व्यक्ति जेल में ही है, तो रेमिशन का अधिकार जो होता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, रेमिशन का अधिकार होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट होगी भाई? कई बार मामले ऐसे भी तो होते हैं ना कि मामला हुआ तमिलनाडु में, ट्रायल उसका केरला में चल रहा है,
तो स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होगी मनिंदर जीत? स्टेट गवर्नमेंट वुड बी जहां पे ऑफेंस कमिट किया गया है, नॉट जहां पे ट्रायल चल रहा है उस मामले का। आई बिलीव अब क्लियर हो गया होगा मनिंदर जीत, अगर क्लियर हो गया तो जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आगे चलते हैं। सुरेंद्रन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सीधे सीधे बोल दिया गया कि भैया अगर कोई महिला है, उसकी मृत्यु हुई है, मरने से पहले उसने कोई स्टेटमेंट दिया है, 32 में डाइंग डिक्लेरेशन की तरह रेलेवेंट होगी। और 498A का अगर मामला चल रहा है उसके पति और उनके घर वालों पे, तो उसमें यह स्टेटमेंट रेलेवेंट मानी जाएगी। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, क्लियर, परफेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। एजी, हाँ जी, एजी पेरारीवलन वर्सेस स्टेट। क्या केस है भाई? सीधा सिंपल सा केस है। Exercising the powers under Article 142, a bench comprising Justice L. Nageshwar Rao and B.R. Gavai ordered the release of A.G. Perarivalan, who was serving life sentence in the Rajiv Gandhi assassination case, considering the fact that he was undergoing sentence for 32 years. 32 साल से कोई व्यक्ति जेल में था राजीव गांधी असैसिनेशन में, इसको भी एक अक्यूज बनाया गया था। 32 साल से ये किस में था? जेल में था। And that the Tamil Nadu government had recommended his remission in 2018, which the government kept pending for 4 years. तो इस बंदे को रिलीज कर दिया गया है, इसका ऑर्डर ऑफ रिलीज दे दिया गया था कि यार ये व्यक्ति पिछले 32 साल से सजा काट रहा है, जेल काट रहा है, अब इसको छोड़ दिया जाए। The governor is bound by the advice given by the state government regarding remission. Also, with respect to the offence under section 302 IPC, the court held that the state government is the appropriate government to decide the remission instead of the union government. इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि यूनियन जब प्राइम मिनिस्टर की अगर मौत होगी तो मामला यूनियन गवर्नमेंट का है ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई 302 के अगर मामले होंगे ना, तो 302 के मामलों में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट नहीं होती। तो अगर मामला तमिलनाडु का है और प्राइम मिनिस्टर की डेथ हुई है, 302 का मामला बन रहा है, तो वहां पे तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट विल बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एंड नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पॉइंट है, ठीक। टाइप्ड स्क्रीन फॉन्ट बहुत लाइट है यार, अभी इतने पे झेल जा, थोड़ा आगे अपन एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज री एक्सपेडिशियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये, एनआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन भी एग्जाम्स में छत्तीसगढ़ में या एमपी में जिन भी जगहों पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट आने वाला है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या? एक्सपेडिशियस ट्रायल ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138A ऑफ एनआई। क्या बोला गया है? विद अ व्यू ऑफ रिड्यूसिंग द पेंडेंसी ऑफ चेक बाउंस केसेस under section 138 of Negotiable Instruments Act, the Supreme Court directed the establishment of pilot courts presided over by retired judges in 5 districts of 5 states, यानी कि with the highest pendency। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि हाईएस्ट पेंडेंसी कहां पे है चेक बाउंस की। महाराष्ट्र में, राजस्थान में, गुजरात में, दिल्ली में, यूपी में, 5 राज्यों में हो गया। नंबर 1, वहां पे पायलट कोर्ट्स बनाई जाएंगी। क्यों बनाई जाएंगी? ताकि पेंडिंग केसेस ऑफ चेक बाउंस को क्लियर ऑफ किया जा सके। नेक्स्ट केस एसपी वेलुमणि वर्सेस अरप्पुर अय्यक्कम। क्या है भाई? द सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज द मद्रास हाई कोर्ट एडॉप्टिंग अ सील्ड कवर प्रोसीजर by not sharing the copy of preliminary inquiry report with a former minister in relation to a corruption case of investigation। एक बात बताओ, what is section 207 of CRPC? यहां पे देखते हो ना, section 207 of CRPC क्या है? 207 CRPC इतना relevant क्यों है? Why is it so significant? क्यों जरूरी है, क्यों relevant है? कोई बताएगा मुझे? चैट बॉक्स में लिख करके बताओ जरा फटाफट से, just tell me। टेंशन मत लो कि सर 1 घंटे में 24 ही केस, डोंट वरी अबाउट दैट, अगले आधे घंटे में पूरे हो जाएंगे, डोंट वरी, बहुत छोटे छोटे हैं, नीड नॉट वरी अबाउट इट। यस, कॉपी ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द पुलिस, ठीक है, टू द अक्यूज्ड, क्योंकि भाई डिफेंस अपना मामला क्रिएट कैसे करेगा, डिफेंस अपना डिफेंस कैसे क्रिएट करेगा, एग्जैक्टली। सो द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द अक्यूज्ड, टू द डिफेंस साइड, जस्ट सो दैट दे कैन प्रिपेयर देयर डिफेंस। Sir, in cases taken up by CBI or NIA court and they punish state governments empowered to remit
बिकॉज बेटा 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 गौरव जी, गौरव रुक जा बेटा, थांबा, पहले अपन केसेस निपटा ले, इसको अपन आगे देख लेंगे। लेट्स कंप्लीट दिस फर्स्ट। ओके, चलो। मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी क्या था भाई? ऑब्जर्विंग दैट द डेथ सेंटेंस आर मोस्ट ऑफन इम्पोज्ड बाय ट्रायल कोर्ट्स इन रेट्रिब्यूटिव सेंस। वेरी इंपॉर्टेंट। डेथ सेंटेंसेस क्यों दिए जा रहे हैं? रेट्रिब्यूटिव सेंस में, क्योंकि ट्रायल कोर्ट्स दिए जा रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड अ सेट ऑफ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस to ensure that the mitigating circumstances of the accused are properly considered at the trial stage itself. सुप्रीम कोर्ट के सामने कई ऐसे मामले आ रहे थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह दिख रहा था कि ट्रायल कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी दे दी है। अब हाई कोर्ट उस मामले में मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को स्टडी कर रहा है। सर्कमस्टांसेस मिटिगेटिंग होते हैं या एग्रेवेटिंग होते हैं? एग्रेवेटिंग सर्कमस्टांसेस मतलब वो जो कि किसी मजिस्ट्रेट को, मान लो आप जज हो, मजिस्ट्रेट हो, आप किसी मामले को देख रहे हो, मजिस्ट्रेट क्या होगे? जज ही हो जाओगे अगर मर्डर का मामला देख रहे हो तो जज हो। ऐसे मामले में आपको दो तरह के फैक्टर्स देखने होते हैं, क्योंकि मच्छी सिंह ने वही बता रखा है। पहला, एग्रेवेटिंग फैक्टर्स क्या है? क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे कि आप सामने वाले को डेथ पेनाल्टी देने की तरफ घूम जाओगे? और फिर होते हैं मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस या मिटिगेटिंग फैक्टर्स, कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे आप ये कह दो कि नहीं यार, इस बंदे को डेथ पेनाल्टी नहीं होनी चाहिए, ऑल्दो इसने ऑफेंस ऐसा किया है जिसकी मैक्सिमम पेनाल्टी डेथ पेनाल्टी है। ठीक, तो ये चीज डिसाइड ट्रायल कोर्ट को ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट तो अपने लेवल पे डेथ पेनाल्टी दे करके हाथ खड़े कर देता है कि अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसको देख लेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब इन मामलों को बढ़ते हुए देखा तो भाई जाहिर सी बात है, डेथ पेनाल्टी अगर बढ़ेगी तो हाई कोर्ट पे लोड पड़ेगा, हाई कोर्ट पे लोड पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट पे लोड पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में बोल दिया कि मिटिगेटिंग फैक्टर्स को थोड़ा ढंग से ट्रायल कोर्ट स्टडी कर ले तो हमारा काम आसान हो जाएगा। और a bench comprising Justice U.U. Lalit and Justice Bhatt and Bela M. Trivedi noted that in most cases the information relating to mitigating circumstances are collected at the appellate stage, and such information mostly relates to post conviction circumstances. ठीक, इसलिए यह जरूरी है कि कन्विक्शन करने से पहले ही जितने सर्कमस्टांसेस, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, फैक्टर्स हो सकते हैं उनको एक कोर्ट कंसिडर कर ले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बुद्धदेव कर्मास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बहुत छोटा सा सिंपल सा केस है। इसमें asserting that the basic protection of human decency and dignity extends to sex workers, the Supreme Court has directed that the police should treat sex workers with dignity and should not abuse them verbally or physically. Remember that point. ठीक, और यह भी बोल दिया गया है कि जहां तक हो सके इन सेक्स वर्कर्स को अगर नहीं इशू किया गया है तो इनको आधार कार्ड दिलवा दिया जाए, जिनसे कि इन सेक्स वर्कर्स को अपने अधिकारों के बारे में पता हो और इनको किसी भी तरीके से फिजिकली या वर्बली अब्यूज ना किया जाए। सो द नेम ऑफ द केस इज बुद्धदेव कर्मास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। आगे चलते हैं, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का केस। नाउ अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, ध्यान से देखिए। Very important standpoint of personal liberty. The Supreme Court states the importance of the rule of bail over jail and issued a slew guideline, मतलब ठोस guideline issue की है to prevent unnecessary arrest and remand. तो भाई देख लो, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का केस है। ठीक, तो इसमें यही कह दिया गया है कि भाई देखो सेक्शन 41, सेक्शन 41A, सेक्शन 60A ऑफ सीआरपीसी, इसकी गाइडलाइंस का, ठीक है, इसकी गाइडलाइंस का प्रॉपरली ध्यान रखा जाए। तो जो अरनेश कुमार वाला पॉइंट है, उसके अलावा डीके बसु वाला पॉइंट है, जोगिंदर कुमार वाला पॉइंट है, वो सब कुछ यहां पे रीट्रेट किया गया है। दैट इज व्हाई सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई इज एन इंपॉर्टेंट केस फॉर यू। डू रेफर इट वंस आई शेयर द पीडीएफ। ये पूरी जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की, इनको ढंग से स्टडी कर लेना, क्योंकि अगर आप इसको कोट कर पाते हो, यहां पे सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई 2022 लिख करके अगर अपने दिल्ली के पेपर में, दिल्ली नहीं बट अगर यूपी के पेपर में, हरियाणा पंजाब के पेपर में, इवन मध्य प्रदेश के पेपर में अगर ये केस कोट कर दोगे ना तो एक आधा 1.5 नंबर मान लो मिनिमम एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अबू सलेम वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसके बारे में भी आप लोग को बता दूं, 2005 में अबू सलेम को अरेस्ट किया गया था ना। अबू सलेम कौन है सब जानते हैं। तो इस बंदे को अरेस्ट किया गया था और एक्सपेडिशन ट्रीटी के नाते इसको पोर्चुगल से लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमाइंडर दिया है कि भाई 2005 में इनको पकड़े थे। ठीक, 12 अक्टूबर 2005 में पकड़े थे। एक्सपेडिशन
कंडीशन ये थी कि आप इस बंदे को डेथ पेनाल्टी नहीं दे सकते और दूसरा 25 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकते। मतलब समझे, 2030 में अबू सलेम अंकल रिहा हो जाएंगे। ठीक है, बता दिया हमने। पता चला कोई बाद में चल के पूछे कि ये अबू सलेम ये तो सामने घूम रहा मेरे, इसलिए घूमेगा, ध्यान रखना। ओके, चल, सो रिमेंबर दिस पॉइंट। ये वाला रूल है, सीधा सीधा सा हिसाब किताब है। अबू सलेम को जब लाया गया था 2005 में एक्सपेडिशन ट्रीटी के अंतर्गत, तो कंडीशन यही लगाई गई थी कि भाई एक्स्ट्राडिशन, नॉट एक्सपेडिशन, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंदर तो ये कंडीशन लगाई गई थी दैट दिस पर्सन कैन नॉट बी गिवन अ डेथ पेनाल्टी, नंबर 1। नंबर 2, ठीक, नहीं, आई रिमेंबर दैट, कल नहीं होगा भाई, उसी बात। अब भाई गारंटी ले रहा है ना मनिंदर जी, तो टेंशन मत ले, ठीक। आई एम देयर, वाइफ हियर, आई एम हियर, ओके। चलो, सो 25 ईयर्स वाला जो पॉइंट है इसका ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज भोला कुम्हार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। डिटेंशन बियॉन्ड रिलीज डेट वायलेट्स आर्टिकल 21। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगर मान लो कि कोई एक व्यक्ति है जिसका कन्विक्शन हुआ, कन्विक्शन होने के बाद उस व्यक्ति को जेल हुई, जेल होने के बाद उसका जो पूरा सब्सटैंटिव सेंटेंस है वो पूरा हो गया, उसने फाइन भी पे किया था, तो कोई डिफॉल्ट सेंटेंस भी नहीं बनता। कई लोगों को समझ में नहीं आता। सब्सटैंटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है इम्प्रिजनमेंट, 6 महीने का इम्प्रिजनमेंट, और डिफॉल्ट सेंटेंस वो सेंटेंस होता है कि अगर आप जुर्माना पे नहीं करोगे तो 10 दिन और एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा। तो 6 महीने 10 दिन हो जाएगा अगर आपने जुर्माना पे नहीं किया। मान लो कि किसी व्यक्ति को एक इम्प्रिजनमेंट हुआ 1 साल का, और जुर्माना ना पे करने पे 1 महीने का उसको भुगतना पड़ता, सजा और भुगतनी पड़ती, इम्प्रिजनमेंट। उस बंदे ने जुर्माना पे कर दिया, अब ढंग से उसको 1 साल जेल में रोकना चाहिए। अगर जेल में आप उसको 1 साल के बियॉन्ड रोकते हो तो ये रॉन्गफुल डिटेंशन माना जाएगा, पहली चीज, और ये आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाएगा, और गवर्नमेंट को उस व्यक्ति को कॉम्पनसेट भी करना पड़ेगा। यू कैनॉट होल्ड दैट पर्सन डाउन इन दैट पर्टिकुलर इम्प्रिजनमेंट, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट। ठीक, आगे चलते हैं। वरुण चंद्र ठाकुर वर्सेस मास्टर भोलू। ठीक है, मास्टर भोलू लिखा है, मतलब जुवेनाइल की बात हो रही है। अब जुवेनाइल जस्टिस वाले थोड़ा कान खोल के सुनो। So the Supreme Court held that when the Juvenile Justice Board does not comprise a practicing professional with a degree in child psychology or child psychiatry, it would be obligated to take assistance of experienced psychologists or psychosocial workers or other experts under proviso to section 15(1) of Juvenile Justice Protection Act 2015. Important point है भाई, Juvenile Justice Board does not comprise of a practicing professional with a degree in child psychology. It would be obligated to take assistance of experienced psychologist or psychosocial worker. Juvenile Justice Board बैठता है, उस बोर्ड में एक एक्सपर्ट होना चाहिए जिसकी डिग्री किस में हो, चाइल्ड साइकोलॉजी में हो। अगर ऐसा व्यक्ति नहीं है तो भाई साहब एक साइकोलॉजिस्ट बिठाना पड़ेगा, या फिर कम से कम एक साइको सोशल वर्कर बिठाना पड़ेगा, तभी उस जुवेनाइल के मामले को डील किया जाएगा। अदरवाइज उस जुवेनाइल के मामले को डील नहीं किया जाएगा। राजस्थान वालों नोट डाउन कर लो, लिख के आ जाना, दिमाग में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। अब ये पॉइंट क्या है भाई, सिंपल सा पॉइंट है, all women entitled to safe and legal abortion, distinction between married and unmarried women is unconstitutional। भाई बहुत सिंपल सा रूल है, सिंपल सा रूल है। कोई महिला मैरिड हो, कोई महिला अनमैरिड हो, कोई महिला प्रॉपर मैरिड मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में हो, कोई महिला लिव इन रिलेशनशिप में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है, अगर वो आप विद इन द परव्यू ऑफ रूल्स करवाना चाह रहे हैं, ठीक, विद इन द परव्यू ऑफ द रूल्स करवाना चाह रहे हैं जो कि एमटीपी में प्रोवाइडेड है, तो फिर वो एक जेन्युइन अबॉर्शन या मेडिकल टर्मिनेशन माना जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिला का मैरिटल स्टेटस क्या है। रिमेंबर दैट पॉइंट। एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन भाई, पे हाइक फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स as per Judicial Pay Commission recommendations from January 1, 2016, arrears to be paid by June 2023। लो जी, ये तो शायद ये वाला केस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, फिर से बता दे रहा हूं कि ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस जजमेंट में
कोई सा भी कोर्ट, अगर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं भी होता, अगर इंडिया का कोई भी कोर्ट होता, तो इस जजमेंट में यही बोलता कि हां भैया पे हाइक जो है वो दे दो। ठीक है, पिछला जो पे कमीशन है वो बोल के गया है कि इतनी इन लोगों की सैलरी बढ़ जानी चाहिए, हमें भी ऐसा ही लगता है। आप तो साहब जितने पैसे हैं वो पैसे पूरे अलॉट कर दो, सारे जजेस को पैसे बांट दो। ठीक, अपना फायदा है, काहे को ही छोड़ेंगे। ठीक, तो भावी जजेस इससे सीख ले और जज बनने की तरफ अपने कदम और तेजी से बढ़ाए। ठीक, आगे चलते हैं। जयप्रकाश तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, क्या बोला गया है भाई? द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट व्हाइल एग्जामिनिंग एन अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी। अच्छा, 313 का एग्जामिनेशन ओथ पे होता है या विदाउट ओथ होता है? बताना जरा, चैट बॉक्स में लिख करके बताओ। 313 का जो एग्जामिनेशन है किसी भी अक्यूज का, वो ओथ पे होता है कि विदाउट ओथ होता है? देखें जरा कितना ज्ञान है तुमको। विदाउट ओथ, अच्छा करेक्ट। और विद ओथ कहां पे हो रहा है? विद ओथ भी तो कहीं पे होता है, कहीं पे विद ओथ भी तो चलता है। किधर चलता है? मनान इसमें तो करवाएंगे अपना संकल्प बैच में। ठीक, संकल्प में करवाएंगे, यहां पे रैपिड रिवीजन चलेगा। 315 317 लिख रहे हैं, देखो इनको। 315 विद ओथ चलता है। 315 में जब बंदा खुद कूद करके बोलता है कि साहब मैं विटनेस बनूंगा, ठीक है, मैं विटनेस बनूंगा, मैं गोल रोकूंगा, लो रोक लो गोल। XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, सीधा सा पॉइंट है, रीइटरेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ courts dealing with victims of sexual crimes in a sensitive manner. The Supreme Court has issued a slew of directions, देख सकते हो आप, पढ़ लेना, of the trial courts to avoid agony and harassment for women who file complaints for sexual harassment. ठीक, चाहे सेक्सुअल हरासमेंट का मामला हो, सेक्सुअल ऑफेंसेस किसी भी तरह के हो, सेंसिटिविटी रखी जाएगी, जेंडर सेंसिटाइजेशन रखा जाएगा कोर्ट्स की तरफ से। दिस वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ XYZ वर्सेस स्टेट ऑफ MP। नाम को डिस्क्लोज ऑब्वियसली नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज माखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस, काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग डाइंग डिक्लेरेशंस, ध्यान से देखो, अगर कॉन्फ्लिक्टिंग डाइंग डिक्लेरेशंस होंगे, द सुप्रीम कोर्ट रिलाइड ऑन should rely, and it is applicable to all the other courts, relied on one that was recorded after a medical examination with regard to the fitness of the deceased। एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई, उसने मृत्यु के दो कथन दिए। पहला कथन जो उसने दिया था वो मेडिकल एग्जामिनेशन की उसकी फिटनेस से उसने पहले दिया था। मतलब मान लो कि किसी व्यक्ति को इंजरी हुई, उसने एक स्टेटमेंट दे दिया, ठीक, कि मेरी डेथ जो, अगर मैं मरता हूं या मुझे इस स्थिति में पहुंचाने के लिए ये व्यक्ति लायबल है। फिर उस व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट हुआ, फिर उसको मेडिकली फिट घोषित किया गया कि हां जो ये बोल रहा है वो सही ही बोल रहा होगा। फिर उसने कोई स्टेटमेंट दिया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जो पहली स्टेटमेंट थी और जो ये दूसरी स्टेटमेंट थी, पहली स्टेटमेंट में व्यक्ति ने कहा कि मुझे एक्स ने मारा है, दूसरी स्टेटमेंट में उसने कहा कि मुझे वाई ने मारा है। अब प्रॉब्लम कोर्ट के सामने यह है कि एक्स ने मारा है, वाई ने मारा है, दोनों का नाम आप डाइंग डिक्लेरेशन में ले रहे हो और वो व्यक्ति तो चल बसा, ये दूसरी स्टेटमेंट दे करके वो अंकल टे बोल गए। अब क्या करना है ऐसी कंडीशन में? ठीक है, ऐसी कंडीशन में कोर्ट ने ये ले डाउन किया है इन द केस ऑफ माखन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा कि भाई अगर डाइंग डिक्लेरेशन है और दो डाइंग डिक्लेरेशंस हैं, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर किया जाएगा जिसको मेडिकल फिटनेस के बाद किया गया है। मेडिकल फिटनेस मतलब जब किसी भी डॉक्टर ने, मेडिकल प्रैक्टिशनर ने ये कह दिया कि हां ये व्यक्ति जो भी स्टेटमेंट अभी कह रहा है या जो आगे कहना चाहता है, नाउ दिस पर्सन इज मेडिकली फिट टू गिव एनी स्टेटमेंट्स, और सच ही बोलेगा। ये किसी भी तरीके के, हम कह सकते हैं, हेलुसिनेशन में नहीं है, ये व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ तो नहीं है, लेकिन ये सही स्टेटमेंट बोल सकने की स्थिति में है। ऐसे सबकॉन्शियस, हम कह सकते हैं कि बेहोशी की हालत में नहीं है। तो जैसे ही मेडिकल प्रैक्टिशनर ने ये बता दिया, ऐसा कोई डाइंग डिक्लेरेशन आया, रेलेवेंट मान लिया जाएगा, पिछला डाइंग डिक्लेरेशन रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। आगे चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस अजय कुमार सूद। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, क्या? ऑब्जर्विंग दैट द पर्पस ऑफ अ जजमेंट इज नॉट टू कंफ्यूज और कंफाउंड द रीडर्स
द सुप्रीम कोर्ट हैज अर्ज्ड द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स टू प्रोवाइड एन इजी टू अंडरस्टैंड एनालिसिस ऑफ द इश्यूज ऑफ लॉज एंड फैक्ट्स इन देयर वर्डिक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखो भैया, हम सुप्रीम कोर्ट है, तुम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, तुम ट्रायल कोर्ट हो, तुमसे एक ही विनती है, अपने जजमेंट इजी लिखो, अपने इजी जजमेंट लिखो। तुम्हें केशवानंद भारती हर जगह पे लिखने की जरूरत नहीं है, कोई ल्यूसिड वोकैबुलरी तुम्हारी पढ़ने नहीं आ रहा है, और शशि थरूर तुमको जॉब ऑफर नहीं करेंगे। तुम जज हो, जज ही रहो, अच्छे तरीके से बढ़िया जजमेंट लिखो जो सभी लोगों को दुनिया में समझ में आए। ऐसी जजमेंट काय को लिख रहे हो जो किसको किसी के पल्ले ही ना पड़ रही। ठीक, सिंपल। दैट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस अजय कुमार सूद। अगले केस की तरफ चलते हैं, मोहम्मद लतीफ मागरे वर्सेस यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिंपल सा पॉइंट है, क्या ले डाउन किया गया है? सजेस्टेड दैट यूनियन गवर्नमेंट शुड कंसिडर इनैक्टिंग एन अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन ऑन एक्सह्यूमेशन। एक्सह्यूमेशन का मतलब होता है जो डेड बॉडीज होती हैं जिनको गाड़ा जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है भाई, अगर मुस्लिम्स की बात करें, क्रिश्चियंस की बात करें, तो इनमें जो भी इनके डेड पर्सन्स होते हैं उनकी डेड बॉडीज को सुपुर्दे खाक किया जाता है, यानी कि उन्हें क्रिमेट किया जाता है, उन कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये ले डाउन किया कि भाई अगर एक्सह्यूमेशन की जरूरत पड़ रही है तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि इससे किसी व्यक्ति की डिग्निटी हर्ट हो सकती है जो उसके मरने के बाद भी उससे जुड़ी होती है। फैमिली जो होती है, रिलेटिव्स जो होते हैं, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद लतीफ के केस में ये गाइडलाइन दे दी है कि यूनियन गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि वो एक अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन लेके आए एक्सह्यूमेशन को लेकर के, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि किसी भी व्यक्ति की डिग्निटी हर्ट ना हो, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी फैमिली के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। अगर उस व्यक्ति की डेड बॉडी को आप रिमूव करोगे तो ये स्वाभाविक है कि ऐसा होगा। दैट इज द पॉइंट। आगे चलते नेक्स्ट केस की तरफ, स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस बी सुब्बा रायडू। क्या केस है भाई? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट टेक अवे फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन्स टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। भाई बहुत स्वाभाविक सी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, यूटीज बन गए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक, तेलंगाना हो गया हैदराबाद, तेलंगाना हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, अलग अलग हो गए। तो ऐसी स्थिति में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन होने से फंडामेंटल राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री चेंज नहीं हो जाता। जस्ट बिकॉज स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया है, अब मैं आंध्र प्रदेश में नहीं आता, अब मैं तेलंगाना में आता हूं, ठीक, तो अगर मैं आंध्र प्रदेश में रहना चाहता हूं तो मैं आंध्र प्रदेश में अभी भी रह सकता हूं, कोई खराबी नहीं। दैट इज द पॉइंट, इंपॉर्टेंट केस। आगे चलते हैं, त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंसेस वर्सेस एनसीटी दिल्ली। तो ये क्या बोल रहा है? अ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देखना जरा। अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट अ जजमेंट डिलीवर्ड बाय अ लार्जर बेंच will prevail irrespective of the number of judges constituting the majority। समझ में आया? लार्जर बेंच का जजमेंट हमेशा प्रिवेल करेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे मेजॉरिटी माइनॉरिटी का क्या रेशियो था। इसको देखें जरा। टू इलस्ट्रेट द जजमेंट of a 7 judge bench delivered by 4:3 majority, it will prevail over a unanimous 5 judge bench। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। क्या भाई? 5 जजेस बेंच ने यूनानिमसली डिसीजन दिया है। यूनानिमस डिसीजन मतलब सारे जजेस का सेम कहना है, ठीक, सारे जजेस सेम बात कर रहे हैं, ओके। लेकिन देन देयर इज अ जजमेंट जो कि 7 जजेस बेंच ने दिया है, बट रेशियो आया है 4:3, यानी 4 जजेस एक बोल रहे हैं, 3 जजेस एक बात बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑल्दो ये जजमेंट ऐसा आया है 4:3 में आया है, लेकिन क्योंकि ये लार्जर बेंच के द्वारा दिया गया था, अगर इसके और इसके दोनों की वैलिडिटी की बात आएगी तो ये 7 जजेस बेंच या बड़ी जो बेंच होगी उसका डिसीजन छोटी बेंच पे बाइंडिंग होगा या छोटी बेंच से ज्यादा बड़ा माना जाएगा, ठीक। भले से अगर आप देखो तो यहां पे 4 लोग थे जो कि मेजॉरिटी जजमेंट दे रहे थे और 3 लोग ऐसे थे जो कि डिसेंटिंग जजमेंट दे रहे थे। यहां पे 5 के 5 मेजॉरिटी जजमेंट दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेंच बड़ी है तो उसकी बात भी बड़ी है, सीधी बात।
Sonadhar versus State of Chhattisgarh, convicts who have completed 10 years of sentence, whose appeals won't be heard soon, should be released on bail unless there are other reasons for it. Very important, देखो जरा 2022 का जजमेंट क्या बोल रहा है. सीधा सा पॉइंट है, convicts who have completed 10 years of sentence, 10 साल हो चुके हैं इनके सेंटेंस को, whose appeals won't be heard soon. भाई व्यक्ति 10 साल के बाद 11 साल से जेल में, 15 साल से जेल में, 20 साल से जेल में, उनकी अपील भी अभी तुरंत सुनी नहीं जानी है. They should be released on bail unless there are other reasons. Unless आपके पास कोई और रीजन हो, ऐसे व्यक्ति को आप बेल पे छोड़ सकते हो. भाई वो ऑलरेडी 10 साल, 11 साल, 12 साल, 15 साल काट चुका है जेल में. आप उसकी अपील की डेट भी लगा रहे हो 6 महीने बाद की, 8 महीने बाद की, 1.5 साल बाद की, ऐसी अपील की डेट लग रही है, तो उसको छोड़ो यार, उसको रिलीज तो करो. ये पॉइंट ठीक. सर क्या पूछ रहे हैं सर? थोड़ा यूपी एपीओ मेंस के बारे में कोशिश करेंगे गौरव, कोशिश करेंगे. पहले अभी इतना कर लें बेटा, ठीक है. दशरथ भाई, टीकाराम भाई पटेल वर्सेस हितेश महेंद्र भाई पटेल. क्या बोल रहा है भाई? 138 का अगेन उन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट हो जाता है जिनमें एनआईए आने वाला है. तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नो ऑफेंस फॉर डिसऑनर ऑफ चेक अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआईए is made out if the check is presented for the full amount without endorsing the part payment made by the borrower after the issuance of the check. होता क्या है, मान लो कि मैंने आपको चेक इशू कर दिया, से फॉर एग्जांपल 50 लाख का, 50 लाख का मैंने आपको चेक दिया कि आप इसको जाकर के 3 महीने में इन कैश करा लेना. आपने कहा ठीक है भैया 50 लाख का चेक इन कैश करा लेंगे. अब क्या हुआ, मैंने आपको बीच में धीरे से 30 लाख रुपए दे दिए. 50 लाख का चेक दिया था, 50 लाख का चेक दिया और उसके बाद एक ही महीने के बाद मैंने आपको 30 लाख रुपए पहले ही दे दिए. अब जब आप 50 लाख रुपए जमा करने गए तो चेक डिसऑनर हो गया. अब बैंक बोल रही है कि इस बंदे के बाद तो 50 लाख रुपए ही नहीं है, तो क्या इसको डिसऑनर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? दिस वॉज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था. ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने दशरथ भाई के केस में यह डिसाइड कर दिया कि दिस इज नॉट अ डिसऑनर ऑफ चेक. ये डिसऑनर ऑफ चेक नहीं है भाई. वो बंदा तुझे ऑलरेडी पार्ट पेमेंट कर चुका है, उसके बाद 50 लाख का डिसऑनर थोड़ी हुआ है. ठीक, अगर तुम 50 लाख का चेक लगाओगे, उसके पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो डिसऑनर हो जाएगा. मान लो कि उसके खाते में 40 लाख रुपए, मान लो उसके खाते में 30 लाख रुपए, मान लो उसके खाते में 35 लाख रुपए, तो डिसऑनर तो तब भी करेगा क्योंकि 50 लाख रुपए नहीं है. लेकिन ये बंदा ऑलरेडी तुम्हें 30 लाख रुपए दे चुका है ना, 20 ही देने बचे हैं. ठीक, तो ये डिसऑनर नहीं माना जाएगा. दिस इज द पॉइंट. ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ. आ जाते हैं हमारे लास्ट 9 क्वेश्चन, लास्ट 9 केसेस. लेट्स हैव अ लुक एट इट. ऐशाद शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, हिजाब बैन. आप लोगों ने बहुत ज्यादा न्यूज में वैसे भी सुना होगा, इसको मैंने शॉर्ट में डिस्कस भी किया था. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया का यहां पे जजमेंट आया था. तो जस्टिस हेमंत गुप्ता ने क्या किया, he dismissed the 26 appeals filed against the judgment of Karnataka High Court, which held that hijab was not an essential practice of Islam and allowed the ban on wearing the headscarf. सुधांशु धूलिया जी ने कहा था कि नहीं भाई, जो कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो गलत है, एंड हिजाब इज एन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम. ठीक, ये पॉइंट था. नेम ऑफ द केस वाज ऐशाद शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. स्प्लिट वर्डिक्ट है, इसलिए अभी यहां पे क्लियर कट कोई डिसीजन नहीं आया है. लेकिन अभी अगर रीसेंट आप कोई भी पेपर देने वाले हो जिसमें कि ऐसा केस ये वाला आ सकता है, हिजाब बैन, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली डिस्कस था, चांसेस हैं कि ये पूछा जाएगा. ये नाम याद रखना, स्प्लिट वर्डिक्ट, हेमंत गुप्ता साहब एंड सुधांशु धूलिया साहब. हेमंत गुप्ता साहब ने कहा ही वेंट विद द गवर्नमेंट्स डिसीजन, ही अपहेल्ड द हाई कोर्ट्स डिसीजन कि भाई इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है हिजाब पहनना. सुधांशु धूलिया साहब ने अदरवाइज जजमेंट दिया है. ठीक, आगे चलते हैं. PUCL, that is People's Union of Civil Liberty versus Union of India, has directed, the Supreme Court has directed that no one should be prosecuted under section 66A of IT Act, which was actually made unconstitutional by the Shreya Singhal case. तो श्रेया सिंघल केस में already 66A of Information Technology Act, इसको क्या कर दिया गया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था. लेकिन कई जगहों पे अभी भी, अब बेयर एक्ट में लिखा हुआ है तो एडवोकेट्स अभी भी केस फाइल किए जा रहे हैं. ठीक,
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन दिया है कि पहले तो बेयर एक्ट्स में अगर अभी तक ये चीज रिपील नहीं हुई है तो बेयर एक्ट्स में ये पॉइंट डाला जाए कि ये वाला सेक्शन अब क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी व्यक्ति को 66A के लिए प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा। थर्ड चलते हैं शाहीन अब्दुल्ला वर्सेस यूआई के केस में। अब इसमें क्या बोला गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, एंड इसको आप पढ़ भी लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल ले डाउन किया है कि भाई देखो, हेट स्पीच जो है, हेट स्पीच का कॉग्निजेंस जो होगा वो गवर्नमेंट सुओ मोटो ले, यानी सुओ मोटो गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए अगेंस्ट हेट स्पीच क्राइम्स। क्योंकि भाई देखो, हेट स्पीच होगी तो प्रॉब्लम ये होगी कि लोगों में एनिमिटी बढ़ेगी, कम्युनल वायलेंस हो सकती है, राइट्स हो सकती है, सिचुएशन ऑफ अनरेस्ट हो सकता है, अब कुछ नहीं तो बड़े लेवल पे अगर जाएं तो सिविल वॉर हो सकता है। इसीलिए हेट स्पीच को कर्ब डाउन करने की जिम्मेदारी खुद गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हेट स्पीच का क्राइम रिपोर्ट जब तक प्रॉपरली रिपोर्ट ना किया जाए, उसका पूरा प्रोसीजर ना फुलफिल किया जाए, तब तक गवर्नमेंट कुछ ना करे। नहीं, गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिली कि कहीं पे हेट स्पीच का क्राइम हो रहा है तो भैया गवर्नमेंट उसको रोकने के खुद से स्वतः प्रयास करेगी। दिस इज द पॉइंट। ठीक, ये रूल है। आगे चलते हैं। Next, talking about Janhit Abhiyan versus Union of India. So, the Supreme Court Constitution Bench by the 3:2 majority upheld the validity of 103rd Constitutional Amendment, which introduced 10% reservation for EWS in education and public employment. इस केस का नाम याद रखना, ये केस आपसे पूछा जा सकता है। जनहित अभियान versus Union of India. What did this case do? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में हमारे जो EWS का रिजर्वेशन है उसको अपहेल्ड कर दिया है। 103 अमेंडमेंट को जो चैलेंज किया जा रहा था कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया है। नेम ऑफ द केस इज जनहित अभियान। आगे चलते हैं। स्टेट ऑफ झारखंड, स्वर रुक जा, थाम्बा स्वर थाम्बा, पहले मेरे स्वर सुन लो फिर मिलेगा स्वर मेरा तुम्हारा, पहले यहां देख ले मेरे बच्चे। ठीक, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि लाइमलाइट में रहा था। सुप्रीम कोर्ट बैंड द 2 फिंगर टेस्ट। तो 2 फिंगर टेस्ट क्या होता है? इन ऑर्डर टू चेक वेदर अ फीमेल और अ विक्टिम ऑफ अ सेक्सुअल ऑफेंस, स्पेसिफिकली रेप, हैज शी बीन रेगुलरली इन प्रैक्टिस और हैज शी बीन रेगुलरली इन वेरियस सेक्सुअल रिलेशनशिप्स या सेक्सुअल इंटरकोर्स, कि उनकी जो प्रैक्टिसेस थी वो कितनी फ्रीक्वेंट थी, ये चेक करने के लिए 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है। तो 2 फिंगर टेस्ट को बैन कर दिया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। द नेम ऑफ द केस इज स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार राय। नेक्स्ट इज एसबीआई वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। तो लीव ट्रैवल कंसेशन, एलटीसी बोलते हैं। जब आप लोग जज बनोगे ना, जज बनोगे, मजिस्ट्रेट बनोगे, तो आपको एलटीसी मिलेगा, हर साल का एलटीसी होता है। एलटीसी मतलब यही आपका लीव ट्रैवल कंसेशन। तो लीव ट्रैवल कंसेशन मतलब आने जाने का आपका और आपकी फैमिली का ट्रैवल का जो खर्चा होता है वो सरकार बियर करती है। ये जजेस के साथ भी होता है, तो ये बात भी ध्यान में रखना कि ये भी आपके सैलरी और अलाउंसेस के ऊपर से आपको मिलता है। हाँ, तो तुम्हें क्या लगा? सिर्फ पेट्रोल मिलेगा? तुम्हें लगा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी? तुम्हें लगा कि सिर्फ सम्मान मिलेगा, थोड़ा सैलरी भी बढ़िया अच्छी खासी पैसे मिल जाएंगे? ना ना ना, एलटीसी भी मिलता है, घूमने भी भेजते हैं, फर्नीचर अलाउंस भी मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। तो ये जो एलटीसी है इसके बारे में यहां पे बात हुई। तो एलटीसी क्या बोल रहा है भाई? एलटीसी का सिस्टम क्या है? एलटीसी इज फॉर ट्रैवल विद इन इंडिया एंड टीडीएस टू बी डिड्यूस्ड फ्रॉम एलटीसी इफ फॉरेन विजिट इज इन्वॉल्व। ओहो, अगर जज साहब को जाना है बैंकॉक घूमने अपने परिवार, मतलब अकेले या परिवार के साथ, जैसे भी आपको जाना है घूमने, लेकिन अगर आप इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो साहब एलटीसी पे जो टीडीएस कटता है वो टीडीएस कटेगा। इंडिया में घूम रहे होते कोई बात नहीं थी, देखो, ठीक है ना? इंडिया में घूम रहे थे तो कोई बात नहीं थी, तब टीडीएस नहीं कट रहा था एलटीसी पे। लेकिन इंडिया के बाहर गए, मलेशिया गए घूमने, हैं, ताइवान गए घूमने, हैं, नहीं चाइना नहीं, चाइना, यूएसए गए घूमने, सऊदी अरेबिया गए घूमने, टीडीएस कटेगा, है? तो बेनिफिट सब अपनी जगह है। फॉरेन अगर घूमने जा रहे हैं, फॉरेन विजिट पे जाओगे तो टीडीएस तो कटेगा भैया, तब टीडीएस से नहीं बच रहे हो तुम। और ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये जजेस के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, सबके लिए जिनको एलटीसी मिलता है ना सरकार की तरफ से कि जाओ बेटा घूम के आओ। अच्छा, एक चीज और बता दूं,
सिर्फ घूमने जाने का पैसा है, वहां पे रुकने का, वहां पे खाने का, वहां पे शॉपिंग मचाने का, वो तुम्हारी जेब से ही लगता है। ठीक है, तो ध्यान से पहले ही मैंने बता दिया। मैंने फिर बाद में तुम लोग बोलेगे कि शुभम सर आपने तो बताया नहीं, हमें लग रहा था एलटीसी का जितना पैसा है उतने पैसे में हम जाएंगे, रहेंगे, खाएंगे, कूदेंगे, बढ़िया ऐश करेंगे, बहुत बढ़िया न्यू ईयर पार्टी मनाएंगे, मूड इंडिगो में जाकर के नाचेंगे। ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ ट्रैवल अलाउंस होता है। आप जाएंगे, वहां पे रुकेंगे अपने खर्चों पे, खाएंगे अपने खर्चों पे, घूमेंगे अपने खर्चों पे, और वहां पे शॉपिंग करेंगे अपने खर्चों पे। ठीक, सिर्फ ट्रैवल है, लेकिन इस पे टीडीएस कटेगा। अब चलो, एडवोकेट एसोसिएशन बैंगलोर वर्सेस वरुण मित्रा, ये सिंपल सा पॉइंट है। इस पर्टिकुलर केस में यही चीज बोली गई है, यही चीज होल्ड की गई है। ठीक है, मन की बात कर दी। हाँ देखो, यही तो होता है। ठीक, यही बोला गया है यहां पे। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस AS ओका ने पास द स्टर्न ऑर्डर स्लैमिंग द सेंटर फॉर विदहोल्डिंग अप्रूवल्स फॉर नेम्स reiterated by the collegium for appointment of judges। अब कोलेजियम सिस्टम है भाई इंडिया में, तो जजेस ही जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं। मान लो कि किसी बार से किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी एडवोकेट को जज नियुक्त करना है, अपॉइंट करना है। ठीक, बार से नियुक्ति होनी है, लेकिन उस कोलेजियम को किसने रोक रखा है? गवर्नमेंट ने रोक रखा है। ठीक है, गवर्नमेंट ही वो नियुक्ति नहीं होने दे रही है। तो एडवोकेट एसोसिएशन बैंगलोर वर्सेस वरुण मित्रा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि गवर्नमेंट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर कॉलेजियम सिस्टम से किसी व्यक्ति को बार में से अपॉइंट किया जा रहा है एज अ जज, तो उस प्रोसेस को आप फटाफट करवाएंगे। आप फटाफट करवाएंगे, आप उसमें देरी नहीं लगाएंगे। ठीक, हाँ, ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि सर कुछ मिला भी पर नहीं भी मिला। हाँ, वैसा ही है, वही दर्द है। चलो आखिरी दो केसेस की तरफ चलते हैं। आखिरी दो केसेस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये मैं वैसा बोलने वाला था कि वी आर स्टार्टिंग विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ 2022, बट जजमेंट नंबर 49 विल ब्लो योर माइंड। ठीक, तो बंदे का पेशेंस जवाब दे जाएगा कि यार शुरू किए हुए बहुत टाइम हो गया है, 49 पे पहुंचे क्यों नहीं हो अंकल। ठीक, देखो जरा व्हाट डज इट से। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच comprising of Justice Abdul Nazir, B.R. Gavai, A.S. Bopanna, V. Ramasubramaniam and B.V. Nagratna held that power under section 319 of CRPC, 319 मतलब जज साहब को लगता है कि यार ये जो अक्यूज्ड है वो तो ठीक है, लेकिन वो जो वहां पे बैठा हुआ है ना काले कपड़े में मुंह ढक करके, वो भी गड़बड़ है, वो भी अक्यूज लग रहा है मेरे को, उसको भी बुलाना पड़ेगा। दैट इज 319 ऑफ CRPC। So under section 319 of CRPC is to be invoked and exercised before the pronouncement of order of sentence where there is a judgment of conviction of the accused। मतलब आप जज होकर के ऐसे स्मार्ट नहीं बन सकते कि मैं काम करता हूं, ये व्यक्ति है, मुझे लग रहा है कि ये भी अक्यूज्ड होना चाहिए, तो मैं काम करता हूं, मैं अपना तेज दिमाग चलाता हूं और जो ये अभी अक्यूज्ड बन के आया है पहले इसको सजा सुना देता हूं। जब इसको सजा सुना दूंगा तो इसको ऐसा लगेगा कि हाँ अब तो मैं बच गया, तब मैं इसको पकड़ करके खींच करके 319 में ले आऊंगा। देखो, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हारा साबुन अभी भी स्लो ही है बंटी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा सुनो भाई, तुम्हें अगर दूसरे को 319 में बुलाना है तो इसको सेंटेंस मत दो पहले उसको लेके आओ, उसके बाद ऐसा कोई सेंटेंस पास करो। बेसिक रूल, सिंपल। सो held that the power under section 319 of CRPC is to be invoked and exercised before the pronouncement of the order of sentence where there is a judgment of conviction of the accused. In the case of acquittal, the power should be exercised before the order of acquittal is pronounced। मतलब ऑर्डर देने के पहले, ठीक, ऑर्डर देने के पहले चाहे आप सेंटेंस ऑफ अक्विटल दो, आई मीन सेंटेंस ऑफ कन्विक्शन दो, चाहे आप अक्विटल दो, इन दोनों के पहले ही आपको 319 एक्सरसाइज करना होगा। दैट इज योर सुखपाल सिंह खेरा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसको आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। मन को है लेकिन क्या बोल रहा है प्रांजल। चलो लास्ट केस की तरफ चलते हैं, अंजलि भारद्वाज वर्सेस CPIO SC RTI सेल। तो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, इसको जरा एक बार देख लीजिए। व्हाट डज इट से? कोलेजियम डिस्कशंस कैन नॉट बी इन पब्लिक डोमेन। वाह, जरा तालियां हो जाए सुप्रीम कोर्ट के लिए, जरा एक बार जरा कोलेजियम सिस्टम के लिए जोरदार ताली हो जाए। नहीं, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, है ना,
ताली, एक बार ताली, एक बार जोर से। तालियों की गड़गड़ाहट से ये पूरा जो समा है वो गूंज उठना चाहिए। प्लीज जरा चैट बॉक्स में यहां पे तालियां बजा दें सुप्रीम कोर्ट के लिए। वाह वाह, अलग अलग कलर से तालियां बजाई जाएं, क्या बात है। कोलेजियम डिस्कशन कैन नॉट बी मेड इन अ पब्लिक डोमेन। ऐसा नहीं हो सकता कि कोलेजियम डिस्कशन जो है उसका गूगल मीट पूरा देश देखे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, स्लो क्लैपिंग इंस्टेड, दैट्स द पॉइंट, सीधा रूल है। सो अंजलि भारद्वाज वर्सेस सीपीआईओ एससी आरटीआई सेल। अंजलि भारद्वाज जी ने कहा कि यार जरा ये तो बताओ कि कोलेजियम का डिस्कशन हो कैसे रहा है, कैसे डिसाइड कर रहे हो आप, कैसे सिलेक्ट कर रहे हो जजेस को, अपॉइंटमेंट हो कैसे रहा है, कैसे चल रहा है ये, आरटीआई में आना चाहिए ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो भाई डिसीजन तो हम ही दे रहे हैं, ठीक। तो रूल बहुत सिंपल हो गया। क्या आपने पूछा कि क्या बात हुई, हम बोलेंगे नहीं बताएंगे, बस। लो जी, जॉनी लीवर याद आ गया ना, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा मैं, बस बस। लॉन्ग डिस्टेंस तालियां, ठीक। चलो जी, ये थे आज के और हमारे 2022 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट्स। 50 जजमेंट्स की मैंने ये पूरी लिस्ट बनाई थी। इसकी जो पूरी की पूरी लिस्ट है, पूरी की पूरी पीडीएफ है, वो आपको मेरे टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी। सो वहां से जाकर के इसको लिफ्ट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट था ये, ठीक है। मा कोर्ट मा रूल्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे अभी मिल जाएगी, वहां पे जाकर के ले लीजिएगा। ये मैंने उन जजमेंट्स को कवर किया जो कि आपके प्री मेंस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होंगे। तो जुडिशरी सेंट्रिक रखने की कोशिश की है। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति के लिए ये केसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन जुडिशरी एस्पिरेंट्स के जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है उसको हमने यहाँ पे जगह दी है, ठीक है। प्रकृति बोल रहे हैं कि सर थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए, ज़्यादा फील आता है। करेंगे, मोटिवेशन ऐसे नहीं होता। देखो भाई, अब मैं 2 लाइन बोल के सुनाऊं, ठीक है, तुम उस पर मोटिवेट हो जाओ, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। मोटिवेशन क्या है, धीरे धीरे बनता है, आराम से बनता है। और जब मोटिवेट करेंगे तब सिर्फ मोटिवेट ही करेंगे, ठीक। वी वुड डू इट दैट वे, सो नीड नॉट वरी अबाउट इट, ओके, ठीक। रिमेंबर दैट पॉइंट। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक दिस सेशन, डू शेयर इट विद एवरीवन। दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। एंड करते हैं इस सेशन को। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग, बेला चाओ। रंगारंग कार्यक्रम होगा न्यू ईयर का, उसमें जरूर आओ। एंड दैट्स इट। जय हिंद एंड बाय बाय। हाँ जी, हाँ, बता देता हूँ, रुक जा, अरे शिश, रुक जा, बता दे रहा हूं। कल जुडिशरी चैंपियनशिप है 7:30 बजे, अनअकैडमी पे है, फ्री है, आराम से बढ़िया आओ। जुडिशरी चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ पैटर्न, यूपी पैटर्न और पंजाब पैटर्न, इसके आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, इन 3 सब्जेक्ट्स के हम क्वेश्चंस कल लगाने वाले हैं, अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके, ठीक। तो कल 8:30 पे मिलेंगे, 7:30 पे मिलेंगे, रिमेंबर दैट टाइम। उसकी भी डिटेल आपको टेलीग्राम हैंडल पे मिल जाएगी। प्लस एक चीज और बता देता हूं, वो ये है कि इन सब के अलावा भी अगर आप संकल्प बैच ज्वाइन करना चाहो तो रिमेंबर टू यूज द कोड JW10। अभी 23% डिस्काउंट चल रहा है, तो सब लोगों को बता देना। डू लेट एवरीबडी नो दैट देयर इज अ डिस्काउंट लाइक दिस। क्यों? क्योंकि बहुत से Hi learners, get up to 20% off plus up to 6 months free extension on your Unacademy Judiciary subscription. Step closer to your dream with live classes by top educators, unlimited access to video lectures, test series, digital and printed notes, practice questions, doubt solving sessions and a lot more. Subscribe now using code JW10 and let's crack it.